ओके, करें स्टार्ट। सभी ऑनलाइन वालों को क्लियर है? ऑडियो वीडियो सब आ रहा है? सो वी कैन स्टार्ट द सेशन। जल्दी से बता दो। आज भी कोड नहीं लाया है? कोड फोन में है? फोन में है? फिर ठीक, फोन में भी चलेगा। ऑनलाइन में ऑडियो वीडियो क्लियर है सबको? जल्दी से बता दो। क्लियर है? ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स की क्लास के बाद एक छोटा सा सेशन हुआ है 15 मिनट का, जिसमें मैंने सिर्फ प्रेशर होता क्या है वो बताया है। आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, अपलोडिंग पे लगा दिया हुआ, आई थिंक अपलोड हो गया होगा, उसको लगा के ही कल का सेशन अटेंड करना। ठीक है, चलो लेट स्टार्ट। आपकी रेस्ट भी होगी, ब्रेक भी हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। इधर देखिए ऑन बोर्ड। कल हमने डिस्कस किया था लिमिट स्टेट ऑफ कोलैप्स फ्लेक्चर के बारे में बात की थी, राइट? और इसकी पहली assumption थी दैट प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग विल रिमेन प्लेन इवन आफ्टर बेंडिंग। क्या मतलब था इस लाइन का? कि स्ट्रेन जो है वो आपको किसी भी जगह पे जाओगे वो प्रोपोर्शनली मिलेगा और लीनियर लाइन रहेगी। सॉरी, भूलना नहीं है आपने इस चीज को, ये आना ही आना है पेपर में किसी ना किसी फॉर्म में क्वेश्चन बना के। इससे कितने फायदे हैं? सिमिलर ट्राइंगल अप्रोच लगा सकते हो, राइट? सिमिलर ट्राइंगल अप्रोच लगा के कोई भी मिसिंग डेटा आप यहां से निकाल सकते हो। स्ट्रेन की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है कंक्रीट वाली साइड? 0.0035। क्लियर? उसके बाद हमें कोई पूछे, कोड कहता है कि जो न्यूट्रल एक्सिस के नीचे वाला आपका कंक्रीट है ना, उसका कोई काम ही नहीं है। कल उसने बोला था, नेग्लेक्ट कर दिया था हमने, नेग्लेक्टेड। जो मैक्सिमम स्ट्रेन वाला पॉइंट भी डिस्कस हो गया। आगे चलो, फिर हमने बोला शेप इसकी कुछ भी हो सकती है। पेज नंबर 69 निकाल लेना कोड का। पेज इसकी कोई भी शेप हो सकती थी, रेक्टेंगल, ट्रेपेजॉइडल, पैराबोलिक, एनी अदर शेप। फाइनली ये कोऑर्डिनेट शेप दी, जिसमें मैंने 3 कर्व्स आपको दिखाए हैं। पहला कर्व देखो, क्या आइडियलाइज्ड कर्व, जो सबसे पहले पढ़ा था हमने। उसके बाद क्या आया? करेक्टरिस्टिक कर्व, ये आ गया। एंड उसके बाद आया डिजाइन। और ये डिजाइन का पैरामीटर 1.5 कंक्रीट्स के लिए और स्टील के लिए कितना यूज होता है? 1.15। लेकिन अगर वो आपसे पूछेगा लोडिंग के हिसाब से, तो डेड लोड वगैरह का अलग अलग है केस। तीनों लोड दिए होंगे तो 1.2, दो दो कॉम्बिनेशन होंगे तो 1.5। सर्विसिबिलिटी में सबका 1 है, अगर तीनों होंगे तो एक का 1, बाकी दोनों का 0.8। ठीक है, ये पढ़ा। ये एक ऐसी स्ट्रेन की वैल्यू है, ये एक ऐसी स्ट्रेन की वैल्यू है जिसपे कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे मैक्सिमम स्ट्रेस मिल जाता है। और लास्ट आखिरी स्ट्रेन आपको यहां तक जाना होता है। इज दैट क्लियर? ये चीज क्लियर होगी? ये पढ़ा था कल, यहीं पे एंड किया था, अभी एक और था पेज। फिर हमने चीज पढ़ी थी कि कितना मैक्सिमम स्ट्रेन आएगा आपके स्टील के अंदर। कितना आएगा? एफ वाई अपॉन ई एस, फैक्टर ऑफ सेफ्टी प्लस 0.002। इसको अगर सॉल्व करें तो ये बनता है 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002, इस तरीके से, राइट? ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि कितना भी कंक्रीट में पोर्शन पड़ा हुआ है, ये सारा क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा। यहां तक लिखा था हमने। आज इसी पैरामीटर्स के बेसिस पे आज हम डिजाइनिंग सीखेंगे। आज का लेक्चर, पिछले 2 ही लेक्चर हुए ना अभी आरसीसी के, मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का। पीछे का जो भी छूटा होगा वो चल जाता है, बट आज के कॉन्सेप्ट को बड़े ध्यान से लेके चलना है आगे। ऊपर बढ़ाना है, एक मिनट, कितना कर दे? ठीक है, 25 ज्यादा हो जाएगा यार, 24 ठीक है। चलो लेट स्टार्ट, डाल दो हेडिंग। अभी है मेरे पास, ध्यान से समझना इस चीज को सभी। टॉपिक का नाम लिखो मेरे साथ, दैट विल बी स्ट्रेस ब्लॉक। एक मिनट, स्ट्रेस ब्लॉक लिखेंगे। डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स, हेडिंग है डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स।
पूरा कॉन्सेप्ट आज मैं यहां क्लियर कर दूंगा, आराम से समझना। डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, डिजाइन स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, ठीक है। चलिए ऑनलाइन वाले भी पहले समझने पे ध्यान दें और उसके बाद टाइम से नोट करें। सबसे पहले आपने भी 3 फिगर्स बनानी है मेरे साथ, बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से शुरू करोगे आप लोग। इस तरह की एक पिक्चर बनाओ, ऐसी लाइन खींचो, उसके बाद इस डायमेंशन को लिख दो b, यहां तक लिख दो b, बॉटम पे बार्स दिखा दो, बॉटम पे ऐसे बार्स दिखा दो, और इन बार्स के सेंटर से ना ऐसे डॉटेड लाइन खींच लेना, बार्स के सेंटर से डॉटेड लाइन खींच लेना, ठीक है। साथ साथ बनाते चलो, तभी मैं रुक रुक के लिख रहा हूं। उसके बाद आपने क्या करना है, ये जो बार्स बनाए, सरिये बनाए, इनका टॉप से लेके यहां तक के डिस्टेंस को स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करना, स्मॉल डी से। इन तीनों को हम AST मिला के बोलेंगे, एरिया ऑफ स्टील, जो हम यूज करेंगे, बार्स यूज करेंगे। विजिबिलिटी क्लियर है आप लोगों को? चलो ठीक है, बनाते चलो मेरे साथ। हो गया? ओके नेक्स्ट, फिर अगली डायग्राम की तरफ चलते हैं। एक चीज पहले कर लेता हूं, इसको आगे कंटिन्यू कर लेता हूं क्योंकि आगे यूज होनी। ओके ऑन बोर्ड, ध्यान से। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर सीधी लाइन ऐसे खींचनी, स्ट्रेस डायग्राम बनाएंगे पहले, स्ट्रेस डायग्राम बिल्कुल इसके डॉटेड तक लानी है। एक एरो ऐसे जाएगा आपका, ऐसे, यहां से पैराबोला कल पड़ा था, और बाकी का हिस्सा कैसा होता है, रेक्टेंगल। बनाओ ऐसा, पैराबोला और रेक्टेंगल। यहां पर फिर एक लाइन सीधी, बिल्कुल इसी लेवल पे, बिल्कुल इसी लेवल पे, सेम लेवल पे लेके आनी है, इसी के लेवल पे लेके आनी है। चलो बनाइए ये 3 डायग्राम्स, पूरा का पूरा यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा, दिक्कत नहीं आएगी आपको। विच, कौन सा एरो, ये वाला, ये ये वाला भी इस बार के सेंटर से लाइन, और ये भी उसी की जगह पर चल रही है। बना लिया? अब कल पढ़ा था, सबसे पहले मुझे इसका आंसर दो, कल पढ़ा था कितना मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है आपके स्टील वाली साइड, 0.87 Fy अपॉन ES प्लस 002। कितना मैक्सिमम स्ट्रेन रहता है कंक्रीट वाली साइड, 0.0035। क्लियर? अब ये है स्ट्रेन की डायग्राम, ये आ गई स्ट्रेन की डायग्राम, ये है स्ट्रेस की डायग्राम, ये है स्ट्रेस की डायग्राम। अब कितना स्ट्रेस मैक्सिमम आपका स्टील संभालेगा, स्टील जो स्ट्रेस संभालता है वो होता है Fy, देखते रहना Fy। लेकिन लिमिट स्टेट पढ़ रहे हैं, लिमिट स्टेट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना है स्टील का, 1.15। अगर मैं इसको 1.15 से डिवाइड करूंगा वो बनेगा 0.87। तो कितना मैक्सिमम स्टील जो है वो स्ट्रेस संभालेगा, 0.87 टाइम्स ऑफ Fy। नोट करो, 0.87 टाइम्स ऑफ Fy।
लिख दिया। अब ये डी क्या होता है ये भी पूछते हैं, पूरा का पूरा डी क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ये सब चीजें आपसे पूछते हैं वो एग्जाम में। अब मुझे नहीं पता कि यहां पर अगर मुझे स्ट्रेस की मदद से फोर्स निकालना हो, तो हमने क्या पढ़ा, हमें पता है कि फोर्स होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है स्ट्रेस। तो अगर मुझे फोर्स निकालना है तो स्ट्रेस को किससे मल्टीप्लाई करता हूं, एरिया से। ये लिखना नहीं है जो बता रहा हूं, ये सॉम कॉन्सेप्ट, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया इट इज इक्वल टू क्या होता है, वेरी गुड, स्ट्रेस। तो अगर मैं स्ट्रेस को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूं मुझे क्या मिलेगा, तो मुझे अगर यहां पर फाइंड आउट करनी है कितनी कंप्रेसिव फोर्स है या कितनी टेंसाइल फोर्स है, वो कैसे निकालेंगे, ठीक है, उसी पे हमने काम करना है। तो मुझे नहीं पता, अगर ये देखो ये जो स्ट्रेस की डायग्राम है, अगर ये कोई सिंपल सी शेप होती, ट्राइंगल होता, एरिया होता इसका, सॉरी ट्राइंगल होता, रेक्टेंगल होता, तो मैं इजीली इसका एरिया निकाल लेता। और मैं एरिया निकाल के एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम, आप देखना आपको क्या मिलेगा, अभी ऑटोमेटिक फोर्स की तरफ लेके जाएगा वो। बट ये बेसिकली आधे रास्ते तक शेप अलग है, फिर उसके बाद शेप अलग है। मैं अगर यही माइंडसेट से चलूं ना, तो मैं कहूंगा यार सीधे एक फॉर्मूला याद कर लो, 0.36 एफसी के बी एक्स यू, काम हो जाएगा। लेकिन जो करंटली टाइम चल रहा है इसमें वो आपको यहां से क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है एग्जाम में, वो इस कॉन्सेप्ट से आपको पेपर में क्वेश्चन आराम से फ्रेम कर देगा। कैसा क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो मेरे पे अभी छोड़ देना। आप क्या करो, जहां पर ये शेप चेंज कर रहा है, पैराबोला से रेक्टेंगल जा रहा है, उस जगह के कॉरेस्पॉन्डिंग आप यहां लिख दो बी, यहां लिख दो ए, और यहां लिख दो सी, ए बी सी, ऐसे लिख दो ए बी सी, ए बी सी। सेम दूसरी तरफ भी लिख दो उसी लेवल पे, ए बी और सी, ए बी और सी, कर दिया। नाउ अब आप क्या करो, यहां पर इसको दो हिस्सों में, भागों में बांट दो, इसको दो भागों में बांट दो। समझ आ रहा है यहां तक, ठीक है। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी कोशिश रहेगी इन दोनों का एरिया निकालने का। अब आपको सर एरिया क्यों निकाल रहे हैं, अभी देखना, एरिया ऑफ द स्ट्रेस डायग्राम मुझे क्या देगा, अभी आपके सामने जब यूनिट्स देखेंगे आपको मिल जाएगा। इस बक्से का एरिया निकालना तो आसान है ना आपके लिए, अगर आपको ये वैल्यू पता हो। और आप बताओ मैक्सिमम स्ट्रेस कितना हमने कल बनाया था, कल बनाया था 0.45 एफसी के, यही बनाया था। आज ये देखो मैक्सिमम 45 एफसी के, चलो 0.45 एफसी के, ठीक है। और जहां पर ये बिहेवियर न्यूट्रल एक्सिस आता है, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे एक्स यू, नोट कर लो मेरे साथ, एक्स यू। इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, इसको बोलते हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्लियर, ओके। यहां तक किसी को डाउट है ऑनलाइन में, आप लोगों को क्लियर है यहां तक सबको। अब यहां समझना कॉन्सेप्ट, मैंने तो ये डायग्राम ऐसे कर दी है, कल जो आपको डायग्राम बना के दी थी उस डायग्राम में जहां तक पैराबोला था उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना आ रहा था, उसके बाद फिर बक्सा बना ना रेक्टेंगल, तो मतलब जिस जगह पर ये चीज है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन कितना है, बना लो ये भी। क्लियर, मैं जो कर रहा हूं ये आप मत करना, क्योंकि आपको ने फिर मैंने मिटाना भी है ये, ध्यान से देखना इधर। मुझे बेसिकली चाहिए इसका एरिया, इस बक्से का एरिया, और इस बक्से के एरिया को निकालने के लिए मुझे ये डायमेंशन तो दिख रहा है, साथ में क्या डायमेंशन चाहिए, ये वाला, इसी की कमी है ना। इस वाले बॉक्स नंबर 1 जो है पैराबोलिक, इसका एरिया निकालने के लिए मुझे एक ये डायमेंशन चाहिए होगा और एक ये भी तो चाहिए होगा। चलो ये वाला डायमेंशन और ये वाला डायमेंशन तो चलो सेम है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे एटलीस्ट ए बी
और BC दोनों निकालने पड़ेंगे, वो इस डायग्राम से नहीं निकलेंगे, उसके लिए जाना पड़ेगा वहां पर। हम क्या करेंगे, इसको B डैश लिख देते हैं और इसको C डैश लिख देते हैं। विल यूज सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है, दैट इज XU। यहां से यहां तक का डिस्टेंस मुझे पता है XU। समझ आ गया? नाउ यूजिंग दिस सिमिलर ट्राइंगल कॉन्सेप्ट, देखना यहां पर, अब लिखना नहीं, इन ट्राइंगल AC डैश एंड ट्राइंगल AB डैश, दिख रहे हैं दोनों ट्राइंगल आपको? AC डैश AB डैश, दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। सिमिलर प्रूफ करेंगे इसको, CC डैश डिवाइडेड बाय AC इज इक्वल्स टू BB डैश डिवाइडेड बाय AB। CC डैश की वैल्यू कितनी है बताओ? 0.0035। AC की वैल्यू कितनी है? वेरी गुड। BB डैश की वैल्यू कितनी है? 00 होल डिवाइड बाय AB की वैल्यू कितनी है? वो तो निकालनी है मुझे, AB निकाल लेते हैं। समझ आया क्या लिखा मैंने? नोट करो, यहां तक नोट करो। चलो स्टार्ट करो, हो गया? नाउ AB, ध्यान से देखना, AB इज इक्वल्स टू 0.0035 डिवाइड, नहीं गलत हो गया, AB इधर करेंगे ना, पहले ऐसे होगा, AB इज इक्वल्स टू, ब्रैकेट लगाया, 0.002 होल डिवाइडेड बाय 0.0035 और साथ में क्या आ जाएगा इधर? XU। ऐसे नोट करो। एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि सर ये 0.002 कैसे आया स्ट्रेन डायग्राम में, आप बता सकते हो कैसे आया? फिर मैं उसको आंसर दूंगा, बताओ। जब आपका ये डायग्राम कल बनाई थी, लेकिन ऐसे करके बनाई थी, इस डायग्राम में आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे आपका यहां तक क्या हो रहा है, इसके बाद स्ट्रेस बढ़ता नहीं है, कांस्टेंट हो जाता है। तो जिस स्ट्रेन पे वो स्ट्रेस बढ़ता था, कल लिखा था, वो क्या था? 0.002। ये डायग्राम आपके सामने धीरे धीरे, ये वही डायग्राम है, बस उसको हमने सीधा करके प्लॉट किया है। तो इसमें इस पॉइंट तक आपका स्ट्रेस जो था बढ़ रहा था, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेन था वो कितना था? 0.002। उसके बाद ये जो था ये मैक्सिमम है, इसका देखो स्ट्रेस नहीं बढ़ रहा है, वो कांस्टेंट है। आई होप निखिल समझ आ गया होगा। अब बोर्ड पे देखो, अच्छा यहां पर ये समझ आया? ये स्टेप आप इसको सॉल्व करोगे, बनेगा 2/35, 20/35 बनेगा, 20/35 बनेगा। और 20/35 मतलब 4/7, समझे? 20/35 क्या हो गया? 4/7। तो मेरे पास जो AB की वैल्यू आ रही है, ध्यान से लिखना सब लोग, AB की जो वैल्यू आ रही है ये कितनी आ रही है? 4/7 टाइम्स ऑफ क्या? XU। AB की जो वैल्यू आ रही है दैट इज 4/7 टाइम्स ऑफ XU। ऑनलाइन में समझ आया ये 4/7 XU कैसे आया? 4/7 XU कैसे आया? क्लियर है? जल्दी से साथ साथ मेंशन करते जाओ। 4/7 XU क्लियर है सबको? आप लोगों को क्लियर है? ऑफलाइन क्लियर है? ये 4/7, अगर ये 4/7 हुआ तो फिर ये भी तो आराम से निकल जाएगा। ये बताओ कितना होगा? XU माइनस 4/7 कितना आ जाएगा? 3/7।
तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, इट विल बी 3/7 टाइम्स ऑफ क्या, XU। 3/7 टाइम्स ऑफ XU। ये छोटे छोटे चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 3/7 टाइम्स ऑफ XU। क्लियर है? क्या अब आपके पास ये दो डायमेंशंस आ गए ना डायमेंशन? अब एरिया निकालना मुश्किल नहीं है। ये खुद में भी क्वेश्चन बन सकता है पेपर में। जिसने सीधे वो रट्टा मारा होगा फॉर्मूला 0.36 FCK BXU, मैं वो करता, मेरा आधा घंटा बच जाता। लेकिन अगर पेपर निकालना है और आगे रहना तो ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए। कि पूछ ले जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक बनता है बताओ उसमें कितना आपका डेप्थ इन्वॉल्व है, आंसर विल बी 3/7 टाइम्स ऑफ XU, और दूसरे में 4/7 टाइम्स ऑफ XU। लिखा? अब आ जाते हैं हमारे मेन कंसर्न पे। हमें आज सीखना क्या है, कंप्रेसिव फोर्स निकालना सीखनी है, टेंसाइल फोर्स निकालना सीखनी है। तो कंप्रेसिव फोर्स अगर मुझे निकालनी है तो मुझे इधर दो बॉक्सेस दिख रहे हैं, दोनों का मुझे पहले एरिया निकालना सीखना है, राइट? पहले रेक्टेंगल लेते हैं, इजी रहेगा हमारे लिए। यहां तक नोटेड है सबका? ठीक है, चलो लिखो। इसके आगे मैं स्टेटमेंट लिखवाता हूं, फिर मैं बोर्ड पे सॉल्व करूंगा। लिखो, द कंप्रेसिव फोर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, मैं यहां लिख रहा हूं कंप्रेसिव फोर्स ऑफ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, जिसको मैंने नंबर 2 लिखा हुआ है, मैं यहां लिख भी देता हूं नंबर 2, दैट विल बी इक्वल टू, पहले निकालते हैं उसको, ऐसे लिखना मेरे साथ, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक जो नंबर 2 है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ द सेक्शन। ऐसा क्यों करेंगे अभी देखना आपके सामने। विड्थ ऑफ सेक्शन, उसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ ऑफ सेक्शन से, विड्थ ऑफ सेक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो मेरे साथ एक बार निकालो, कैलकुलेट करो। चलो इसका एरिया बताओ कितना होगा, यहां लिख रहा हूं, बताओ ये वैल्यू कितना होगा, 0.45 FCK इंटू ये डायमेंशन कितना होगा 3/7, साथ में क्या XU, आगे बताओ इंटू, चलो इंटू छोड़ो क्योंकि मुझे फोर्स बनाना था। अब आप देखो मेरे साथ, व्हाट इज द यूनिट ऑफ FCK, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, MM स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है। देखना लॉजिकली, कभी जिसकी यूनिट स्ट्रांग हो ना उसको कभी दिक्कत नहीं आती। FCK न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, MM स्क्वायर, कुछ भी हो सकता था। XU ये भी डेप्थ है, ये भी किस में होगा, 1 मीटर कटा, अभी फोर्स नहीं बना मेरा, न्यूटन पर किस में आंसर है, तभी मैंने क्या लिखा, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, विड्थ ऑफ द सेक्शन। ऑटोमेटिकली अब क्या बन जाएगा, फोर्स बन जाएगा। ये आ गई फोर्स, 0.45 FCK 3/7 XU इंटू B लिखो, एंड इट इज इक्वल टू, मैं खुद लिख दूंगा, इट इज इक्वल टू, ये निकल के आती है, एंड इट इज इक्वल टू 0.193 आनी चाहिए। आज के टाइम पे जो कंपटीशन है ये भूलना नहीं है, 0.193 FCK BXU, FCK BXU। मैं कर देता हूं रिपीट, बेटा एक मिनट रुको, FCK BXU। पहले आप लोग इसको, इसका बॉक्स अच्छा नहीं बनेगा, ऐसे बॉक्स खुद बना देता हूं, चलो नोट करो सब लोग, FCK BXU लिखा। तो पॉइंटर नंबर 1, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक कैसे निकाला मैंने, रेक्टेंगुलर ब्लॉक सबको दिख रहा था, यस और नो, दिख रहा है? इसका एरिया, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक, लो मेरे साथ एरिया, ये डायमेंशन कितना है 0.45 CK, ये जस्ट अभी प्रूफ किया, ये कितना था 3/7 टाइम्स ऑफ XU। थोड़ी देर के भूल जाओ विड्थ को, देखो 0.45 FCK, FCK का यूनिट है न्यूटन पर MM स्क्वायर मीटर स्क्वायर, XU डेप्थ मीटर। ये अगर मैं इतना ही लिखता तो ये सिर्फ न्यूटन पर मीटर में आंसर आता, वो फोर्स नहीं हुआ, तो मैंने इसको किससे मल्टीप्लाई किया, विड्थ ऑफ द सेक्शन। अब लोग सर विड्थ से क्यों किया, क्योंकि डेप्थ इन्वॉल्व हो चुकी थी, तो विड्थ से मल्टीप्लाई हुआ। ये आज के टाइम पे इंडिविजुअली क्वेश्चन बना सकता है, कैसे पूछ सकता है एग्जामिनर,
जो रेक्टेंगुलर ब्लॉक था वो कितनी कंप्रेसिव फोर्स संभालता है? आंसर क्या होगा? 0.193 एफसी बी एक्स यू। इसे हम बोलेंगे फोर्स नंबर C1। इसे हम बोलेंगे फोर्स नंबर C1। अंकुश क्लियर है? सॉरी अनुकूल क्लियर है आपको? फोर्स नंबर C1। किसी और को कोई डाउट? फोर्स नंबर C1। नोटेड? ओके, ऑन बोर्ड। यहां पर दूसरी चीज आपने यहां ध्यान रखनी है, ये फोर्स एक्ट कहां कर रही होगी? जैसे ये दिखाई मैंने अब फोर्स, ये यहां पर रुको, ये फोर्स एक्ट कहां कर रही होगी? ऐसे लगा दी मैंने फोर्स C1। बिकॉज ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल की सीजी पे लाई कर रही होगी, और इसका सीजी टॉप से कितना नीचे होगा? कितना डायमेंशन है ये? 3/7 का आधा कितना होता है? तो इट विल बी लाइंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/14 XU फ्रॉम द टॉप। बात समझ आई? ये समझ आया स्टेप क्या लिखा मैंने? मैं फिर लिख देता हूं। यहां पर एग्जामिनर आपसे पूछे कि ये फोर्स कहां एक्ट कर रहा है, तो आप बोलोगे दिस फोर्स इज एक्टिंग, मैं लिखाऊंगा खुद, दिस फोर्स इज एक्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 3/14 XU फ्रॉम द टॉप। 3/14 XU फ्रॉम द टॉप। लिखा? 3/14 XU फ्रॉम द टॉप। कैसे आया 3/14? बताओ। ओवरऑल डिस्टेंस कितना था ये? 3/7। 3/7 का आधा हो जाएगा, क्योंकि सीजी पॉइंट है। क्या ये क्लियर हुआ? आपने ये स्टेटमेंट लिखा था C1 वाला, तो मैं इसको नेक्स्ट वापस आऊंगा इस पेज पे, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं, नेक्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूं। ध्यान से लिखना मेरे साथ स्टेटमेंट, एग्जैक्ट वही वर्डिंग पेपर में पूछ सकता है वो। देखो, दिस फोर्स विल एक्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ, दिस फोर्स C1 will act at distance of 3/14 XU, 3/14 XU from top। बन गई इक्वेशन। किसी को रेक्टेंगल वाले बॉक्स में कोई डाउट? किसी को रेक्टेंगल वाले बॉक्स में कोई डाउट? कैसे निकाला? क्या ये वाली फोर्स क्लियर है सबको? ये वाली फोर्स क्लियर होगी C1? इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है, बताओ कितनी फोर्स संभालेगा आपका रेक्टेंगल वाला बॉक्स? आंसर क्या है? 0.193 FCK B XU। आपको FCK पता है, हम 2 दिन से पढ़ लिया। XU आज सीखा, देखा आपने, XU होती है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, टॉप से डिस्टेंस। ये सिखाऊंगा अभी, आगे चलते हैं। चलो नेक्स्ट, इसका एरिया निकालते हैं। लिखो आप मेरे साथ, पॉइंट नंबर 2, कंप्रेसिव फोर्स ऑफ द पैराबोलिक ब्लॉक। compressive force of the parabolic block, compressive force of the parabolic block, compressive force of the parabolic block, compressive force of parabolic block। ब्लॉक इसका नंबर 2 रखा है हमने, 1 रखा है, 1, ब्लॉक नंबर 1। ठीक है, सेम वही लिखो पहले नीचे, एरिया ऑफ पैराबोलिक ब्लॉक, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से, विड्थ से, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे विड्थ से।
हो गया। नेक्स्ट, अब फॉर्मूला लिखते हैं नीचे, कैसे निकालते हैं एरिया। इट इज 2/3 टाइम्स बेस इनटू हाइट, और साथ में विड्थ को b लिख देते हैं। 2/3 टाइम्स बेस इनटू हाइट, ठीक है। अब मेरे साथ यहां पर सब लोग करेक्ट रहना, यहां पर देखना 2/3, मैं पीछे जा रहा हूं फिगर में ताकि आपके साथ डेटा लेके आऊं वहां से। 2/3, आप इसको बेस मान लो, इसको हाइट मान लो, तो इसका बेस अगर आप इसको मान रहे हो तो बेस कितना है 4/7, वेरी गुड। और हाइट कितनी है 0.45 ck, चलो लिखते हैं एक साथ, चलो यहां पे लिखते हैं। तो 2/3 टाइम्स बेस आपने बोला 4/7 ऑफ XU इंटू हाइट कितना लेंगे 0.45 FCK, और मल्टीप्लाई किससे होगा b से, नोट करो। और यहां से फोर्स नंबर 2 निकल के आता है 0.171 FCK BXU, ये आ गई मेरे पास दूसरी फोर्स। दिस फोर्स will act as, this force will act as, this force will act as लिख दिया। अब ये निकालेंगे, दिस फोर्स विल एक्ट एज, ध्यान से देखना इधर, करें स्टार्ट। अब फोकस यहां पर बोर्ड पे ध्यान देना, ये कहां एक्ट करेगा, ये कहां एक्ट करेगा उसके लिए पीछे आते हैं। ये एक्ट करेगा अपने इस पैराबोला की कहां पर सीजी पे, और उसका अगर वो डिस्टेंस मुझे निकालना है तो वो मुझे यहां से क्योंकि मैंने पहले वाले का भी टॉप से निकाला, तो अगर मुझे वो टॉप से डिस्टेंस निकालना है, यहां से यहां तक सी से बी तक कितना हुआ, सी से बी तक कितना है, वो तो रहेगा ही रहेगा, प्लस क्या करना पड़ेगा, ये डिस्टेंस करना पड़ेगा। उसके लिए पता होना चाहिए कि ये कहां लाई करता है, ये लाई करता है 3/8 टाइम्स ऑफ इस डिस्टेंस पे। कौन सा डिस्टेंस पे, ए बी के 3/8 पे। तो मैं उसको बना के देता हूं आपको, आ जाओ यहां पर। इट विल एक्ट एट ए डिस्टेंस ऑफ, यहां लिख रहा हूं, टॉप से कितना था पहले 3/7 XU प्लस 3/8 टाइम्स ऑफ, नीचे का डिस्टेंस कितना था 4/7 टाइम्स ऑफ XU। नोट करो इसको, 3/8 लिखा ना, हाँ ठीक है, 3/8 टाइम्स ऑफ x, और इसको सॉल्व करके ये आंसर जो निकल के आता है, सॉल्व करेंगे तो ये आता है 9/14 XU फ्रॉम द टॉप, 9/14 XU फ्रॉम टॉप, 9/14 XU फ्रॉम द टॉप, 9/14 XU फ्रॉम द टॉप। लिखा। एक बार मेरा कंक्लूजन पूरा सुनना, सभी ऑनलाइन वाले ध्यान से सुनना, एक बार पूरा कंक्लूजन सुनना। सो बेसिकली आपकी जो कंप्रेसिव फोर्स बन रही थी, ध्यान सुनना, बेसिकली जो कंप्रेसिव फोर्स बन रही थी वो मैंने फोर्स यहां पर दो तरह से दिखाई। एक C2 फोर्स, ये C2 फोर्स कौन सा ब्लॉक संभाल रहा है, वेरी गुड। एंड C1 फोर्स कौन सा ब्लॉक संभाल रहा है, C1 फोर्स की अपनी वैल्यू कितनी है 0.193 FCK BXU आ सकता है एग्जाम में, एंड C2 फोर्स अपनी कितनी थी 0.171 FCK BXU। C1 फोर्स टॉप से कितना नीचे लग रहा है, टॉप से कितना नीचे लग रहा है 3/4, आपको ये चीजें याद रखनी है, ये तो मैं समझाने के लिए किया सारा। और दूसरा फोर्स टॉप से कितना नीचे लग रहा है 9/14, समझ आया। तो अगर ये सारा डेटा, ये नोटेड है आपको यहां तक,
पूरा क्लास का नोटेड है, किसी का ऑनलाइन में ये कुछ मिसिंग तो नहीं है? नेक्स्ट प्रोसीड करें। तो अगर आपका ये दोनों डेटा आपको समझ आ गए, हमने तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल लिए, लेकिन लेकिन एक्चुअल में तो कंबाइंड फोर्स चाहिए, हमें कंबाइंड फोर्स चाहिए। वो कंबाइंड फोर्स कहां लग रही है और कितनी लग रही है, वो कैसे निकालते हैं? हमें यहां की फोर्स भी निकालनी है, वहां की भी निकालनी है। अब देखो, कर स्टार्ट। अब यहां देखो, यहां देखो मेरे साथ। तो ये है मेरे पास वो ब्लॉक, यहां लग रहा है स्ट्रेस पॉइंट 87 FY, ये गया वो पैराबोलिक लाइन ऊपर रेक्टेंगल इस तरह से। एक फोर्स यहां पर थी C1 और एक फोर्स यहां पर थी C2। तो C1 फोर्स जो थी वो कितनी थी, वैसे रिपीट करो, 0.1। C1 मैंने ऊपर वाले को बोला 0.19 FCK B इंटू XU, एंड इट विल एक्ट, डिस्टेंस कितना था इसका टॉप से, इसका y बार कितना था टॉप से, 3/14 ऑफ XU फ्रॉम टॉप। सेम आ जाओ इधर C2 की तरफ, वो कितना निकला, 0.171 FCK BXU, और वो टॉप से कितना दूर था, 9/14 XU, कहां से, टॉप से। इंडिविजुअली क्वेश्चन आ सकता है ये। अब अगर हमें निकालना है कि ये दोनों फोर्सेस मिलके कंबाइंड फोर्स अगर C निकालनी है, तो क्या करेंगे, आपने लिखोगे, मैं लाइन लिखवाऊंगा अभी प्रॉपर, आपने कुछ नहीं करना, दोनों फोर्सेस को क्या कर देना है, ऐड। तो अगर कोई पूछेगा कि टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी लगेगी, तो वो आंसर क्या होगा, C1 प्लस C2। चलो ऐड करते हैं, 0.193 प्लस 0.171 ब्रैकेट लगाया, FCK BXU। करो ऐड, इसको कितना बनाइए, 0. चेक करो, 0.364, 364 आ रहा है, 364 बनेगा ना। तो हम लिखेंगे 0.36 FCK BXU। दिस इज दी टोटल कंप्रेसिव फोर्स जो हम यूज करेंगे अपने आगे कैलकुलेशंस में। इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर ए, 0.36 FCK BXU, दिस इज दी कंप्रेसिव फोर्स। C के साथ F भी लगा दो, कंप्रेसिव फोर्स। क्लियर है यहां तक ऑनलाइन में सबको? किसी को कोई डाउट ऑनलाइन में, किसी को कोई भी डाउट है तो बताओ। कोई डाउट यहां पर, किसी को ऑनलाइन में कोई डाउट है? यहां तक क्लियर है? तो टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी लग रही है, 0.36 FCK BXU। लेकिन कोई आपसे पूछे ये टोटल कंप्रेसिव फोर्स कहां लगती है, कहां लग रही है? इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो मुझे पता है, ये इसका इंडिविजुअल, ये इसका इंडिविजुअल, ये कहां लगेगी? जब दो चीजों का अपना अपना आपको डिस्टेंस दिया हो, कॉम्बिनेशन डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? लिखना नहीं अभी आप, मैंने अभी स्टेटमेंट्स लिखवानी है, फिर आपको फिर लिखना पड़ेगा, इसे ध्यान से देखना इधर। दिस टोटल compressive force will act at distance। देखो यहां पर कैसे निकालेंगे, वो डिस्टेंस निकालना है अगर मुझे टोटल का, तो कैसे, पहली वाली फोर्स को लिखेंगे, उसके डिस्टेंस को लिखेंगे, प्लस दूसरी फोर्स को लिखेंगे, उसके डिस्टेंस को लिखेंगे, और डिवाइड बाय टोटल फोर्स कर देंगे। करो ये लगाओ कॉन्सेप्ट, सीधे आंसर बता दूंगा।
पहली फोर्स उसका डिस्टेंस, दूसरी फोर्स उसका डिस्टेंस, एंड डिवाइड बाय टोटल, एंड डिवाइडेड बाय टोटल। लिख दिया। अगर मैं ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं, C1 में ये, Y1 में ये, C2 में वो, Y2 था यहां पर, Y2 में ये, तो मेरे पास जो आंसर निकल के आता है दैट आंसर इज, लिखो 0.42 XU, 0.42 XU, 0.42 XU, ये डिस्टेंस निकल के आता है। मतलब ये जो टोटल फोर्स लगेगी ये टॉप से कितना नीचे लगेगी, 0.42 XU, 0.42 XU from the top, from the top, 0.42 XU from the top, लिखा 0.42 XU from the top. Is that clear? लिखा यहां तक? अब पूरा अगर आप क्रक्स पूछते हो मेरे से यहां का, तो क्रक्स क्या बना, क्रक्स ये बना, एक एनालिसिस में, आपके एक स्ट्रेस ब्लॉक एनालिसिस में टोटल कंप्रेसिव फोर्स कितनी लगेगी, आंसर इज 0.36 FCK BXU, जो कहां लगेगी, टॉप से सिर्फ 0.42 XU पे लगेगी। बात समझ आई? अगर कोई पूछे टेंसाइल फोर्स कितनी लगेगी, टेंसाइल स्ट्रेस दिया हुआ है, कितना दिया टेंसाइल स्ट्रेस, 0.87, इसको मल्टीप्लाई कर दो, स्ट्रेस इनटू एरिया क्या मिल जाएगा, इसका स्ट्रेस क्या है, सॉरी इसका एरिया क्या है, बार्स। मान लो ये तीनों बार्स का डायमीटर होता है 5 होता है मेरा डायमीटर, ठीक है। तो मैं AST कैसे निकालता इसका, एक मिनट, AST में कैसे निकालता, यहां देखो, AST में निकालता 3 है, π/4 इंटू 5 का स्क्वायर, एक का एरिया निकल गया, इंटू क्या कर देता 3, तो मुझे यहां से क्या मिल जाता AST। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा कंप्रेसिव फोर्स तो निकाल ली, कंप्रेसिव फोर्स तो मैं निकाल चुका हूं, और कंप्रेसिव फोर्स मैंने कितनी निकाली, 0.36 FCK BXU, और वो किस डिस्टेंस पे लग रहा था, 0.42 XU पे। यहां देखो मेरे साथ, कंप्रेसिव, टोटल कंप्रेसिव फोर्स is equal to 0.36 FCK BXU at 0.42 XU from टॉप। सुनते रहना, ठीक है। और यही चीज कोई मेरे से पूछे कि टेंसाइल फोर्स कितना होगा, टेंसाइल फोर्स कितना होगा, टेंसाइल फोर्स होगा स्ट्रेस 0.87, आगे क्या Fy इंटू AST, लिखा, नोट करो। टोटल फोर्स समझाना है, ओके, टोटल फोर्स समझा देता हूं एक बार, वेट। टोटल फोर्स को निकालने के लिए आपको दोनों फोर्सेस को, C1 और C2 को ऐड करना है, तो टोटल फोर्स निकल जाएगा। तो आपको इंडिविजुअल फोर्सेस निकाल के दिए बॉक्सेस के हमने, तो इंडिविजुअल फोर्सेस को ऐड करो तो आपको टोटल फोर्स मिल जाएगा, यू विल गेट टोटल फोर्स। नहीं तो इजी है, इसमें तो ये बहुत सिंपल सी चीज है जो आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछेगा पेपर में। ये आपको कोई डेरिवेशन थोड़ी आएंगे पेपर में, आपको ये चीजें आएंगी, आपको पेपर में ये चीज पूछ सकता है इंडिविजुअल वाली, ये थोड़ी कोई पूछेगा डिराइव करके, बट ये तो मुझे बताना पड़ेगा ये आया कैसे, क्या चीज है, नहीं तो ये कभी याद नहीं होगा आपको, कोई समझ ही नहीं आएगा। 0.36 FCK BXU कंप्रेसिव फोर्स, और टेंसाइल फोर्स कितना निकला, 0.87 Fy इंटू AST। यहां तक क्लियर है, यहां तक नोटेड है सबका, ठीक है। अब यहां देखो, फिर एक डायग्राम बनेगी, ये आ गई स्ट्रेस डायग्राम, ध्यान से देखना, ये आ गया पैराबोला, फिर आ गया ऊपर रेक्टेंगल, उसके बाद फिर आ गया यहां पर टोटल कंप्रेसिव फोर्स C,
टोटल टेंसाइल फोर्स T। देखते रहना, ये डिस्टेंस 0 पॉइंट कितना था 42 अभी लिखा हुआ है। अब कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है इसे बोला जाता है लीवर आर्म। क्या बोला जाता है? लीवर आर्म। जिस जगह पर आपकी कंप्रेसिव फोर्स लग रही है वो इसका सेंटर होगा कहीं, और सरियों के सेंटर पे क्या लग रहा है? टेंसाइल फोर्स। उन दोनों के सेंटर सेंटर के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? लीवर आर्म। और लीवर आर्म की वैल्यू बताओ मुझे क्या बनेगी? लीवर आर्म देखो यहां ध्यान से, अभी वो डायग्राम है नहीं यहां पर, चलते हैं पीछे, ध्यान से देखना। सरियों के सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस कितना था? वेरी गुड, डी। सरियों के सेंटर से टॉप तक का डिस्टेंस था मेरे पास डी। मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस, मतलब ये पूरा का पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक क्या है मेरे पास? स्मॉल डी। और ये ऊपर का डिस्टेंस कितना है मेरे पास? तो आपसे कोई पेपर में पूछेगा मुझे लीवर आर्म की वैल्यू बताओ, आंसर क्या होगा? डी माइनस 0.42 एक्स यू। लिख लो। डी माइनस 0.42 एक्स यू, समझ आया? दिस इज द ऑब्जेक्टिव, लीवर आर्म। टेंसाइल फोर्स कैसे निकाली बता देता हूं। टेंसाइल फोर्स कैसे आई? टेंसाइल फोर्स यहां पर लिखा मैंने, स्ट्रेस इनटू एरिया, स्ट्रेस इनटू एरिया। और स्ट्रेस कितना था? 0.87 Fy, और एरिया ऑफ स्टील सीधा लिख दिया AST, ये बता दिया मैंने। तो लीवर आर्म कितना निकल गया है मेरे पास बताओ? D माइनस, ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन इसी के नीचे, लीवर आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन, लीवर आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन, लीवर आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन, लीवर आर्म इज अ डिस्टेंस बिटवीन centroid of the compressive force, centroid of a compressive force, centroid of a compressive force to the centroid of the tensile force, to the centroid of tensile force। दोनों के सेंटर सेंटर के डिस्टेंस को हम लीवर आर्म बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इसमें किसी को डाउट है तो बताओ। यहां तक क्लियर हो गया? अगर आप मेरे से ये पूछो सर जितना आपने आधे पौने घंटे से ये बताया मुझे इसमें अगर आप क्रक्स में बता दो कि मुझे क्या चीजें दिमाग में रखनी है, तो मैं बोलूंगा एक, टोटल कंप्रेसिव फोर्स दिमाग में रखना, दूसरा उसका टॉप से डिस्टेंस दिमाग में रखना, तीसरा टी की वैल्यू दिमाग में रखो, लीवर आर्म का डिस्टेंस दिमाग में रखो, और अगर कर पाओ तो C1 C2 का इंडिविजुअल फोर्सेस भी दिमाग में रखना। क्योंकि अगर बनाने वाला आए अपने पे आ गया तो वो आपसे ये दो क्वेश्चंस भी पूछ सकता है। मैंने यही स्टार्टिंग में बोला कि अगर मुझे ये नहीं बताना होता, आपको पता भी नहीं चलता, मैं सीधे लिख देता लिखो कंप्रेसिव फोर्सेस 0.36 FC, आप भी खुश मेरा भी काम हो जाता। लेकिन ये चीज आ सकती है एग्जामिनर यहां ले, क्योंकि हर बच्चे को आता है, ऐसा नहीं है कि आप स्पेशली पहली बार पढ़ रहे हो, हर बच्चा ये चीज पढ़ता है, तो इस चीज का ध्यान रखना। चले आगे, ये क्लियर हो गया? तो जो कॉन्सेप्ट हमने बनाया इसको अगर आप समझ गए हो तो इसके आगे चलते हैं। ये जो चीज है ध्यान बोर्ड पे, ये जो चीज थी अब इसके बारे में बात करेंगे। XU, XU का मतलब क्या था? इट इज डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस का मतलब क्या होता है? वहां तक आपका कुछ पोर्शन कंप्रेसिव होगा
उसके नीचे का पोर्शन क्या होगा आपका, टेंसाइल होगा। स्मॉल डी का मतलब क्या होता है, इफेक्टिव डेप्थ। ओवरऑल डेप्थ होता है, ध्यान से देखना, ओवरऑल डेप्थ होता है पूरा का पूरा डेप्थ नीचे तक, लेकिन बार्स के सेंटर से टॉप तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ। तो डी कहीं लिख लो साइड पे, स्मॉल डी, और हमेशा हर बुक में स्मॉल डी से रिप्रेजेंटेड होगा। स्मॉल डी होता है इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम टॉप टू द सेंट्रॉइड ऑफ बार्स, फ्रॉम टॉप टू द सेंट्रॉइड ऑफ बार्स। स्मॉल डी होता है आपका इफेक्टिव डेप्थ फ्रॉम टॉप टू द सेंट्रॉइड ऑफ बार्स, from top to the centroid of bars. क्लियर, कुछ पूछना है, ऑनलाइन में क्लियर है सबको, कोई पॉइंट रिपीट कर रहे हैं जल्दी, कोई स्टेटमेंट रिपीट करनी तो बताओ, क्योंकि अब हम एनालिसिस की तरफ जा रहे हैं, अब हमने एनालिसिस सीखना है आज, ठीक है। ओके, तो बोर्ड पे देखो, हमने जो दो चीजें लिखी, पेन डाउन करना, जब लिखने का टाइम है खुद बोल दूंगा, सीखने वाली चीज है। हमने जब दो चीजों की बात की, एक कंप्रेसिव फोर्स की बात की और एक टेंसाइल फोर्स की बात की, देयर आर 3 पॉसिबिलिटीज जो आपने पढ़नी। अब कोई ऐसा केस हो सकता है जिसमें कंप्रेसिव फोर्स ज्यादा हो, टेंसाइल फोर्स क्या हो, कम हो, ठीक है। ऐसा एक, दोनों के दोनों क्या हो, एकदम बराबर, ठीक है। एक, कंप्रेसिव फोर्स कम हो, टेंसाइल फोर्स क्या हो, ज्यादा हो, कुछ भी हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं बनेगा। इससे अभी हम मूवमेंट की तरफ भी जाएंगे अभी, बट वेट, अभी हर चीज समझना। तो पहले, सबसे पहले हमने जो चीज उठानी है जिससे हमारा कॉन्सेप्ट बनेगा, वो है ये, जिस स्टेज पे जितना कंप्रेसिव में फोर्स बन रहा है और उतना ही फोर्स अगर टेंसाइल में बने, वो जो चीज है ना, हम पहले वहां से शुरुआत करेंगे एनालिसिस की। अभी हमने इनको ढूंढने के लिए, इनके बारे में स्टडी करने के लिए, सबसे पहले हमने जो चीज स्टडी करनी है, दैट इज हम पढ़ने जा रहे हैं डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। क्या पढ़ने जा रहे हैं, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। अभी कुछ मत लिखना, न्यूट्रल एक्सिस, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस क्या होता है, इस बारे में हम बात करने जा रहे हैं। डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस जो है, बेसिकली हमें एक फाइबर से, टॉप फाइबर से एक जगह बता देता है जहां के बाद बिहेवियर चेंज हो जाता है, मतलब कंप्रेशन का काम खत्म हो जाता है और टेंशन का काम शुरू हो जाता है, वो निकालने में हमें हेल्प करता है। तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमेशा आपने इस क्राइटेरिया को पकड़ना है। कौन से क्राइटेरिया को, कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स बराबर है। कंप्रेसिव फोर्स और टेंसाइल फोर्स अगर हम बराबर कर दें, तो मुझे बताओ कंप्रेसिव फोर्स कितनी थी, जितनी बार बोलोगे उतनी बार याद होगा, 0.36 एफ सी के बी एक्स यू इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई, साथ में क्या आएगा, ए एस टी। तो एक्स यू निकालना है अगर यहां से, तो फॉर्मूला क्या बना, 0.87 एफ वाई अपॉन ए एस टी होल डिवाइडेड बाय 0.36 एफ सी के इंटू बी। दिस कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम। आप बोलोगे न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं आएगा पेपर में, बट फॉर्मूला आ सकता है। अभी देखना, आपने सारी टर्म्स पढ़ी है मेरे साथ यहां पर। व्हाट इज दिस एफ वाई, जो भी ग्रेड ऑफ स्टील यूज कर रहे होंगे आप, उसकी जो स्ट्रेंथ होगी 415, 250, 500। एफ सी के क्या होगा, जो भी कंक्रीट आप यूज कर रहे होंगे उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। व्हाट इज दिस बी, आप जो भी आपका बीम होगा उसकी जो सेक्शन होगी, विड्थ। एंड एएसटी मैंने अभी सिखाया आपको, एरिया निकालना स्टील का, नोट करो। हेडिंग है डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हाउ टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हाउ टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, हाउ टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, नोट करो इसको। किसी को कोई भी डाउट होगा मेंशन कर देना।
हाउ टू कैलकुलेट डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। हो गया डन, लिखा यहां तक। जो पहली बार ये चीजें पढ़ रहा होगा, जिस जिंदगी में कभी नहीं पढ़ी, उसको टाइम लगता है ये चीज समझने में। जिसने कभी ना कभी सुना होगा वो चीजें सबको, उसको सब चीजें सिंक हो रही होती है। पर जिसने कभी जिंदगी में पहले पढ़ा ही नहीं है, आपने देखो, एक मैं हमेशा ना अपने नॉर्मल जो बैचेस चलते हैं, मैं एक चीज सबको बोलता हूँ, अगर गवर्नमेंट जॉब लेनी है तो जिंदगी में एक बार तो फिर ढंग से पढ़ना ही पड़ेगा। आप इस जोन में हो कि यार मैं मस्ती भी कर लेता हूँ, मैं 50-60 हजार की नौकरी भी कर लेता हूँ, शाम को 2 घंटे पढ़ लूंगा, तो फिर भूल जाओ, नहीं होगा। तो एक बार तो ढंग से, जिसने 4 साल ढंग से पढ़ा तो उसको शायद कोचिंग की भी नीड नहीं होती है, जो फैक्ट्स है। 4 साल ढंग से, और जो सीरियस बच्चे जो यूपीएससी क्रैक करते हैं वो 3rd ईयर 4th ईयर से प्लान कर लेते हैं। जिसने ढंग से प्लान किया हो, सोचा हो, एक बार तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे वो आप 4 सालों में पढ़ लो, चाहे 4 साल की इमीडिएटली आके प्रिपरेशन कर लो, या नोटिफिकेशन से पहले कर लो, एक बार तो पढ़ना पड़ेगा ही पड़ेगा। उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। ये चीज लेके चलना, क्योंकि ये चीजें भी टाइम मांगती है, आपका ब्रेन कंजप्शन मांगेगी। जिसको 2 साल हो गए लिखना छोड़े हुए, तो वो उसको तो लिखने में भी अभी दर्द होगा कि यार इतना कैसे लिखना है, याद कैसे करना है। बट फिर भी मैं चीजें पॉइंट टू पॉइंट बता रहा हूँ जो आपको पेपर में डायरेक्टली आएंगी, बाकी तो मुझे इन्फॉर्मेशन तो देनी है। अब ये जो एक्सयू निकला ना, ये एक्सयू कोई भी एक्सयू हो सकता है। कोई भी एक्सयू मतलब कोई भी केस आपको देता है एग्जामिनर, आपने इसी से एक्सयू निकालना है। फॉर्मूला पुट किया, निकाला, और मैं आपको आज ही बता रहा हूं, न्यूमेरिकल चांस ही नहीं है। अगर वो आपको न्यूमेरिकल देगा इस पे, देन वो आपको एसटी अलग से खुद दे देगा, एफसी के बी और ये सब कुछ दे के रखेगा। लेकिन जो इसका एक्चुअल न्यूमेरिकल होता है वो क्या होता है, वो सरिया डाया दे देता है। डाया की हेल्प से पहले एएसटी निकालना पड़ता है, वो बड़ा लंबा कैलकुलेशन जाता है, वो बिना कैलकुलेटर की कर ही नहीं पाओगे, वो देगा ही नहीं। उसको देना होगा वैसे कर देगा 420 1000, फिर आपको इतना कर सकता है वो। लेकिन मुझे उसका भी रेयर लगता है चांसेस, 10% लगता है कि शायद पूछे। वो क्या पूछेगा जो अब लिखवाने जा रहा हूं, 100% चांसेस है कि वो यही क्वेश्चन पूछेगा। उसे बोलते हैं एक्सयू लिमिट। एक्सयू लिमिट क्या बोलते हैं, एक्सयू लिमिट। क्या होता है ये एक्सयू लिमिट? हाँ वही, लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस। व्हाट इज एक्सयू लिमिट? लिमिट वर्ड जब लगता है तो क्या मतलब होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग चीज। मतलब हर एक पर्टिकुलर केस का एक लिमिट सेट होगा कि उसके आगे ये नहीं जा सकता। वो आप कहोगे सर वो किस हिसाब से केस सेट हुआ, वो मेरा काम है बताना। बट एक लिमिट सेट होगी है कि फलाना फलाना चीज होगी, इस लिमिट से ज्यादा उसका एक्सयू नहीं होना चाहिए, इस पर्टिकुलर चीज का इससे ज्यादा एक्सयू नहीं होना चाहिए। तो एक लिमिट सेट की हुई है, आपको क्वेश्चन इस लिमिट के ऊपर गारंटेड आना ही आना है। इवन जो आपसे मूवमेंट के क्वेश्चन भी पूछेगा वो भी लिमिट पे ही पूछेगा वो आपको, ये मेरी गारंटी है। तो लिमिट का मतलब क्या हुआ कि वो कुछ स्टैंडर्ड चीजें कर देगा और बोलेगा, जैसे मैं सपोज ऐसा बोलता हूं कि एक रूम की स्पेस है 50 स्टूडेंट्स की मैक्सिमम, 50 इज द अपर लिमिट, 50 का 51 नहीं हो सकता, क्लियर है। लेकिन अगर 50 लिमिट है तो 30 भी बैठ सकते हैं, 20 भी बैठ सकते हैं, 10 भी बैठ सकते हैं, 49 भी बैठ सकते हैं। वही ये चीज है, ये एक्सयू कुछ भी हो सकता है, 0 से लेकर 50 तक कुछ भी हो सकता है, और ये उसकी सबसे बड़ी लिमिट है। इसके आगे नहीं जा सकता। बात समझ आई कुछ? इसके आगे आप उसको क्रॉस नहीं करवा सकते।
अगर क्रॉस हो गया तो वो नया चैप्टर आएगा डबली रीइंफोर्स्ड, जो भी आगे पढ़ोगे आप। समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं? तो हेडिंग लिखो लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, 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 लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। लिख दिया? ओके, देखिए इधर, चलो बनाओ, डायग्राम बनाओ। ये डायग्राम कौन सी होगी? सेकंड वाली, ये वाली। वेरी गुड, स्ट्रेन। ओके, बना दिया आपने। चलो देखो, इसको लिख दो बी। इधर लगा दो एक्स यू लिमिट, नीचे दिखा दो बार्स। यहां लिख दो इफेक्टिव डेप्थ। ये इफेक्टिव डेप्थ के लेवल पे था, ये मेरा थोड़ा नीचे चला गया। आपने कैसा बनाया? ये बेसिकली लाइन इसके साथ मैच करनी चाहिए थी। इधर पहले भी बताया था, वो सेम रहेगी वैसी। बताओ ये वैल्यू जितनी बार बोलोगे याद होगा, 0.87 एफ वाई अपॉन ई प्लस 0.002। ये वैल्यू बताओ 0.0035। ये वैल्यू बताओ, ये क्या है? क्या गलत बोल रहे हो? गलत बोल रहे हो। एक्स यू लिमिट कुछ है ही नहीं, वो मैंने कौन सा स्ट्रेस की डायग्राम बताई? एक्स यू लिमिट। ये एक लिमिट सेट कर दी एक्स यू की। आप जो 0.42 बोल रहे हो वो उसकी थी, पीछे वाले में स्ट्रेस की। बना लिया यहां तक? अब देखो यहां पर, ये जो मैं कर रहा हूं ये आपने नहीं करना है। ये देखो, एक्सयू कुछ भी हो सकता है। एक्सयू यहां हो सकता था, एक्सयू यहां हो सकता था, एक्सयू यहां हो सकता था, बट एक्सयू इस लाइन के आगे नहीं जाएगा। तो ये उसकी सबसे मैक्सिमम जगह है। बात समझ आ गई? इधर आ जाओ, इस डायग्राम की तरफ ध्यान आपका आ जाए और मुझे बताओ ये डिस्टेंस कितना होगा? कितना होगा? वेरी गुड, डी माइनस एक्स यू लिमिटिंग, डी माइनस एक्स यू लिमिट। अब कोई ना कोई स्टूडेंट ये सोच रहा होगा आप में से, जिसे पढ़ा होगा ऑनलाइन में, कि सर सीधे ही फॉर्मूला लिखा था लिमिट का, 0.53, 0.48, 0.46, ये 3 फॉर्मूलाज है। लेकिन पेपर में वो आपसे लिमिटिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला भी पूछ सकता है, तब आपको नहीं पता चलेगा ओरिजिनल फॉर्मूला ऑफ लिमिटिंग क्या है। वो मैं आपको निकाल के दे रहा हूं, और कुछ नहीं है, एक ही मेथड है, सिमिलर ट्राइंगल ही लगता है। यहां तक बना लिया सबने? यस और नो? बना लिया? अब चलो लेते हैं सिमिलर ट्राइंगल। एक ट्राइंगल ये लेना है और एक ट्राइंगल नीचे वाला लेना है। ऊपर वाला ट्राइंगल से सिमिलर बनाओ मेरे साथ। 0.0035 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा? एक्स यू लिमिट। इधर से 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा? डी माइनस एक्स यू लिमिट।
अब साथ साथ चलते जाना चाहिए पेन आपका। यस और नो? क्लियर? ओके। मुझे चाहिए था एक्स यू वगैरह रिलेशन, तो मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, डी माइनस एक्स यू लिमिट डिवाइडेड बाय एक्स यू लिमिट, बताओ इक्वल टू क्या होगा? 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 होल डिवाइडेड बाय 0.00। वेरी गुड, ठीक बोल रहे हो। अब सेपरेट करते हैं, सेपरेट करते हैं। जैसे सेपरेट किया क्या बनेगा? डी अपॉन एक्स यू लिमिट माइनस क्या आ जाएगा? ये समझ आया क्या किया मैंने? इधर क्या वही सेम 0.87 एफ वाई प्लस सॉरी अपॉन ई एस प्लस 0.002 होल डिवाइडेड बाय 0.0035। हाँ जी, अब बताओ कोई मुश्किल है अभी तक? अब उस -1 को उस तरफ ले जाए, ले सकते हैं -1 को उस तरफ। -1 को उस तरफ लिया, डी अपॉन एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 होल डिवाइडेड बाय नीचे कितना है? 0.0035 प्लस क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? 1। यस और नो? क्लियर अभी तक? बात समझ आ रही है? फॉर्मूले की तरफ लेके जा रहा हूं। जो रह जाते हैं क्वेश्चन सिलेक्शन नहीं होती, ये यहीं से बनाने उन्होंने, नहीं तो वो 0.53, 0.48, 0.46 सबने रटा मारा हुआ है, पूरे जम्मू ने रटा मारा है वो। अब एलसीएम अगर ले हम, एलसीएम लेंगे तो 0.003 और ये ऐड हो सकता है ना। मैं इसके आगे नेक्स्ट स्टेप पे एलसीएम ले रहा हूं, नेक्स्ट स्टेप पे एलसीएम ले रहा हूं। 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.002 प्लस 0.0035 होल डिवाइडेड बाय 0.0035। ये स्टेप समझ आया? ये स्टेप समझ आया? एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लिया ना, 1 को मल्टीप्लाई हो गया उससे। पीछे बेसिक मैथमेटिक्स एलसीएम ऐड करो इन दोनों को, ये क्या बनेगा? 0.0055, 0.0055 आएगा। आप नोट करो आराम से, मैं वेट कर रहा हूं, आराम से नोट करो। हो गया? $0.0055। अब यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान देना इधर, इधर इधर फोकस। d बाय एक्स यू लिमिट इज इक्वल टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.0055, यही आ रहा है। होल डिवाइड में नीचे क्या आ रहा है? 0035 आ रहा है। ये मुझे नेक्स्ट पेज पे जाना है, ये फॉर्मूला आपके नोट्स में होना चाहिए। हो गया? हुआ नहीं हुआ? ओके। अब मुझे एक्सयू लिमिटिंग चाहिए। आपको अगेन न्यूमेरिकल चांस नहीं है, लेकिन आपको फॉर्मूला पूछ सकता है। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, मुझे फॉर्मूला बताना जो लिखा हुआ आपने, बताओ क्या लिखा था? d अपॉन एक्स यू लिमिट इक्वल्स टू 0.87 एफ वाई अपॉन ई एस प्लस 0.00
55 होल डिवाइडेड बाय 0.00। मुझे एक्सयू निकालना है, बट यहां एक्सयू नीचे है ना, उल्टा लिख लेते हैं फॉर्मूला। तो अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो लिखा जाएगा एक्सयू लिमिट अपॉन डी इज इक्वल टू 0.0035 होल डिवाइडेड बाय 0.87 fy अपॉन ES 0.0055 लिख सकते हैं। बस ये है एक्सयू लिमिटिंग का ओरिजिनल फॉर्मूला, जिससे आप एक्सयू लिमिट निकाल सकते हो, दैट इज 0.0035 डिवाइडेड बाय 0.87 fy अपॉन ES प्लस 0.0055 और साथ में इधर क्या आ जाएगा डी। ये एज ए फॉर्मूला एसएससी ने बहुत बार पूछा हुआ है, फॉर्मूला पूछते हैं एसएससी में भी। अब यहां पर आप देखो, ध्यान से देखना यार, इधर सीखने वाली चीज है। इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में अगर मुझे एक्सयू लिमिटिंग चाहिए तो मुझे बेसिकली कौन सी चीज है जिस पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो एक ये टर्म, ये तो कांस्टेंट है, ये पूरे आरसीसी में सेम रहेगी। एफ वाई जो है ये तो स्टील पे डिपेंड करेगा, एफ वाई जो है वो स्टील पे डिपेंड करेगा। तो पूरी की पूरी कहानी जो है बेसिकली वो आपकी स्टील पे आके रुक गई। जिस तरह का ग्रेड उस तरह की आपकी वैल्यू आ जाएगी। इसकी वैल्यू फिक्स है 210 की पावर 5, ये नहीं चेंज होगा, ये एक्ट करेगा एज ए कांस्टेंट। लेकिन जो जो वैल्यू एफ वाई की होगी, क्या क्या वैल्यू हो सकती थी, 250, 415 एंड 500, ये तीनों वैल्यूज हो सकती थी। वो एक एक करके आपको सब्स्टिट्यूट करनी होती है और यहां से एक्सयू लिमिटिंग का वैल्यू निकालना होता है, बट उतना टाइम आपके पास नहीं है ना हमें वो करना है। बट पेपर में ये एज ए फॉर्मूला पूछा जा सकता है कि एक्सयू लिमिटिंग का फॉर्मूला क्या है, ओरिजिनल फॉर्मूला जहां से निकलता है वो, दिस इज दैट फॉर्मूला जिससे आप वो निकाल सकते हो। अब हम क्या करेंगे, इसको बनाने के बाद इमीडिएटली आप लोग क्या करो, इस तरह से मेरे साथ एक टेबल बनाओ, इस तरह से मेरे साथ एक टेबल बनाओ। भी फिलहाल तो उसमें एक ही चीज आएगी ना, हाँ, यहां लिख दो FE 250, यहां लिख दो 415 और यहां लिख दो 500 और यहां लिख दो XU लिमिट, XU लिमिट। और वेरी इजी टू रिमेंबर, याद भी आराम से हो जाएगा, मुश्किल भी नहीं, और सब करते हैं, आप लोग भी कर लोगे। देखा? किसी को ऑनलाइन में कोई डाउट है तो बताओ, किसी को कोई पॉइंट रिपीट करना है, एनी स्टेटमेंट? यहां तक क्लियर है सबको? ये फॉर्मूला पूछा जा सकता है पेपर में, और पेपर में इतना टाइम नहीं होगा फॉर्मूला डिराइव करने का, ये भी मैं क्लियर कर दूं। सिर्फ आइडिया होना चाहिए हल्का हल्का कि ऐसा ऐसा फॉर्मूला था, पूरा बाय हार्ट याद करने की भी नीड नहीं है। चलो, अगर मैं यहां पर 250 पुट करूं, देखते रहो, ई की वैल्यू फिक्स है, तो मेरी पहली वैल्यू निकल के आती है, यहां पर लिखो 0.53, लिखो मेरे साथ 0.53। पहली वैल्यू कितनी निकल के आई, 0.53। इंटू सामने डी भी लगा दो, क्योंकि डी तो है ना बाहर, ठीक है। अगली वैल्यू, अगर मैं यहां 415 पुट करता तो 0.48 डी, कितना आता, 0.48 डी, 0.48 डी, और लास्ट 0.46 डी, 0.46 डी। ये तीन वैल्यूज आपको बाय डिफॉल्ट याद होने चाहिए दिमाग में, 0.53, 0.48, 0.46, क्लियर? 0.44 अगले वाले के लिए।
इसके ऊपर भी अगर आप 500 से बड़ा ग्रेड अगर लेके जाएगा वो 550 तो 0.44। तो ये भी ध्यान रखना, जैसे जैसे ग्रेड बढ़ रहा है ये वैल्यू क्या होती जा रही है, कम, डिक्रीज होती जा रही है। तो कभी बाय चांस को ऐसा ग्रेड लिख दे जो आपने नहीं लिखा है 550 के लिए, समझ आना वो 0.46 से कम ही होगा, तो 0.44 होता है उसका। ठीक है, यहां तक लिखा। अब इसका मतलब कैसा, ये सीखा क्या हमने, इधर देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से न्यूमेरिकल, ये थोड़ी आएंगे आपके कॉम्पिटिटिव में, जेई में, आप जिस पेपर के लिए पढ़ रहे हो उसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा, ऐसे करके आपको एक बॉडी दे देगा, उसके बाद आपको ऐसे करके एक न्यूट्रल एक्सिस लगा देगा, यहां पर मैंने आपको 3-4 बार्स लगा दिए, उन बार्स का ये सेंटर लाइन आ गया। आपको क्वेश्चन के अंदर दे के रखा होगा या नहीं भी दिया होगा तो खुद निकाल सकते हो इफेक्टिव डेप्थ, और ये बता दिया कि ये जो स्टील यूज हो रहा था ये 250 का हो रहा था ग्रेड, इसका एक्सयू लिमिट बताओ। कुछ नहीं करना आपको, 250 के लिए एक्सयू लिमिट कितना है 0.53 इंटू जितना ये डी दिया होगा, उस डी से आप इसको क्या कर दोगे मल्टीप्लाई, आपको क्या मिल जाएगा एक्सयू लिमिट। बात समझ आई। और अगर मैं एग्जांपल लेके चलूं, शायद ऐसा हो जाए, शायद ऐसा हो जाए ये पूरा डिस्टेंस दे देता 100 बॉटम तक, तो इसको इफेक्टिव डेप्थ नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं ओवरऑल डेप्थ। और ये बोल देता ये जो डायाज हैं, ये जो डायाज हम यूज कर रहे हैं ये सारे के सारे 20 mm के हैं, कितने के 20 mm के। तो और ये जो क्लियर डिस्टेंस है नीचे, ये डिस्टेंस आपके पास है, ये दिख नहीं रहा होगा उसमें, ये जो क्लियर डिस्टेंस है नीचे, ये डिस्टेंस बेसिकली आपके पास है 5 mm का, समझ आया, क्लियर डिस्टेंस 5 mm का। तो आपको खुद से निकालना पड़ सकता है क्या इफेक्टिव डेप्थ। तो मुझे बताओ इफेक्टिव डेप्थ कैसे निकलेगा, पहले ये पूरा बॉटम तक 100 है, उस 100 में से सरिये का आधा सरिया माइनस करना है, एक मिनट एक मिनट एक मिनट मिट गया वो, एक मिनट रुको, फिर बना देता हूं, यहां पर एक आएगा, यहां पर एक ऐसे रख लेते हैं, 1 2 और 3, मैंने बोल दिया इनका डायामीटर था 20, और ये बॉटम तक का डिस्टेंस, डाया से बॉटम तक का डिस्टेंस जो है दैट इज व्हाट 5 मान लिया मैंने, ठीक है। इनको अगर दिख रहा है, हाँ दिख जाएगा, ओके। तो अगर आपको एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन पूछ लिया, आपने कुछ नहीं करना, आपको पता है कि पूरा डिस्टेंस अगर 100 है तो 100 में से एक तो 5 माइनस होगा और डायमीटर का आधा माइनस होगा, तो जो ये डिस्टेंस होगा ये होगा 100 माइनस 5 माइनस क्या, निकल गया आंसर। एक बार तो गेट में ये 2 नंबर का क्वेश्चन आया था क्लियर कवर निकालने का, सॉरी इफेक्टिव डेप्थ निकालने का, 2 नंबर का, कुछ भी नहीं था, आपको डेटा दिए थे, माइनस माइनस करके पहुंचना था। तो आपको पता होना चाहिए लिमिटिंग निकालने के लिए क्या करना है, 0.53 इंटू डी, और 0.53 डी किस केस के लिए, 415 के लिए 0.48 डी, उसके ऊपर के लिए 0.46 डी। इज दैट क्लियर, लिखा, किसी को यहां पर डाउट, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, क्लियर, कौन सा वाला पॉइंट, सेकंड नहीं समझा क्या, ओवरऑल डेप्थ मान ले 100 है, तेरे को निकालनी है इफेक्टिव डेप्थ यहां तक, तो तुझे ऑब्वियसली इसके सेंटर से बॉटम तक माइनस करना पड़ेगा। अब तुझे वो दिया हुआ पूरा सरिया कितना है 20 का, 20 का आधा हो गया यहां तक, और नीचे का डिस्टेंस भी तुझे 5 दिया होगा, तो इस 100 में से तू 15 माइनस कर, तुझे आंसर मिल जाएगा, नीचे वाला देना पड़ेगा उसको क्लियर कवर, ठीक है। अब यहां देखो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है वो क्या चीज है, देखो इधर, लीजिए लिख दो कंडीशंस, यहां से कंडीशंस पूछेगा वो आपसे, कंडीशंस पूछेगा, और वो क्या क्या कंडीशंस पूछ सकता है उस पे बारे में बात करते हैं। चलो इधर ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है, चलो इधर देखो, लेट्स स्टार्ट। कंडीशन नंबर 1, इधर फोकस करना, कंडीशन नंबर 1, आपने अपने क्वेश्चन के हिसाब से एक्सयू निकाला,
अपने क्वेश्चन के हिसाब से क्या निकाला, एक्स यू। आपका अपना हिसाब क्या मतलब क्या है, आपके अपने हिसाब का मतलब है ये, आपके अपने हिसाब का मतलब हुआ ये सबसे पहले ये यहां से आपने एक्स यू निकाला। जैसे ही आपका यहां से एक्स यू निकल गया, इमीडिएटली आप लोग क्या करोगे, आप लोग सीधे जाओगे और उसको कंपेयर करोगे किससे, उसको कंपेयर किया जाएगा एक्स यू लिमिटिंग से, उसको कंपेयर किया जाएगा एक्स यू किससे, लिमिट से। और एक्स यू लिमिट के 3 ही फॉर्मूलाज हैं, वहां से निकल जाएगा। अगर आपका निकाला हुआ एक्स यू 3 कंडीशन में आ सकता है। हमारा कैलकुलेट किया हुआ एक्स यू या तो ग्रेटर देन होगा क्या, एक्स यू लिमिट, आपका निकाला हुआ एक्स यू या तो बराबर होगा किसके, एक्स यू लिमिट के, या आपका निकाला हुआ एक्स यू लेस देन हो सकता है किसके, एक्स यू लिमिट के। ये 3 केसेस अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बात समझ आई मैं क्या बोल रहा हूं। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, पूछेगा क्या, यही तो क्वेश्चन बनने हैं अब आपके। अगर हमारा निकाला हुआ एक्स यू कम है एक्स यू लिमिटिंग से, मतलब क्या हुआ, अगर हमारा निकाला हुआ एक्स यू बराबर है एक्स यू लिमिटिंग के, तो मतलब क्या हुआ, और अगर हमारा निकाला हुआ एक्स यू बड़ा है एक्स यू लिमिटिंग से, तो मतलब क्या हुआ। अब बोलोगे सर ये हमारा निकाला हुआ मतलब क्या हुआ, ये इसका स्टेटमेंट का क्या डेफिनेशन क्या है इसका, जो आपने 0.36 एफसी के बी एक्स यू इक्वल टू 0.87 एफ वाई एस टी किया था, वहां से आप क्या निकालोगे, एक्स यू। ठीक है, निकालना है नहीं आपको, कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी पेपर में, बट कंडीशंस पूछेगा। ध्यान देना इधर सब लोग, सीखने वाली चीज है। एक्स यू आपने निकाला, देखते रहना, ये तो ऊपर कंडीशंस लिखी, और आपका निकाला हुआ एक्स यू कम आ रहा है एक्स यू लिमिट से, आपका निकाला हुआ एक्स यू कम आ रहा है एक्स यू लिमिटिंग से, मतलब ये बनाया मैंने बॉक्स, देखते रहना। ये थी आपकी लाइन एक्स यू लिमिट की, और ये लाइन थी आपकी एक्स यू की, समझ आया। एंड डिस्टेंस बना देते हैं, ये आ गया टॉप से डिस्टेंस यहां तक, ये आ गया इसका यहां से डिस्टेंस। बात समझ आई। एक्स यू आप जो कैलकुलेट कर रहे हो छोटा है एक्स यू लिमिटिंग से, इतना पता होना चाहिए। और एक्स यू लाइन क्या होती है, न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस जिस तरफ रहेगा ना, जिसकी तरफ ज्यादा क्लोज है, वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होती है, वो चीज उतनी भारी होती है, स्ट्रांग होती है। इसका मतलब ये हुआ, अगर न्यूट्रल एक्सिस इस तरफ है, तो मतलब इस वाले पोर्शन में दम ज्यादा है एज कम्पेयर टू नीचे वाले पोर्शन के, ऐसा मतलब होता है। क्या ये बात समझ आई। इस केस को बोलते हैं हम अंडर रीइंफोर्स्ड केस। क्या बोलते हैं, अगर आपका निकाला हुआ एक्स यू लेस देन एक्स यू लिमिटिंग आएगा, बहुत क्वेश्चन मिलेंगे घर जाके देखना, इसे बोला जाएगा अंडर रीइंफोर्स्ड का केस। इट इज नोन एज अंडर रीइंफोर्स्ड केस। नोट करो पहले, फिर आगे बात करते हैं। ऑनलाइन में पता चला सबको, ऑनलाइन वालों को ये चीज समझ आई, क्या चीज बोली जा रही है, अंडर रीइंफोर्स्ड क्या है। हम्म, जिस न्यूट्रल एक्सिस हमेशा उस तरफ जाता है। तूने बोला टॉय देखे कभी बचपन में, अभी मिल जाते हैं, मुक्का मारो पंच मारो वापस सीधे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उनका सारा सीजी नीचे की तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से सेटअप की होती है, आप एफएम में पढ़ोगे जब वो बायोमसी के कॉन्सेप्ट में उसको। जिस तरफ आपका न्यूट्रल एक्सिस शिफ्ट करता है, मतलब वो चीज आपकी जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग है। अगर मेरा न्यूट्रल एक्सिस नीचे की तरफ होगा, तो मतलब नीचे वाली चीज ज्यादा स्ट्रांग है, वो चीज ज्यादा भारी है, उसका कंटेंट उसमें जो उसकी कॉम्पोजिशन है वो ज्यादा है। तो ऐसे समझो कि अगर ये ऊपर है, तो ये वाला पोर्शन जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो कम वीक वाला कौन सा होता है, नीचे वाला। whenever xu is less than xu limiting, it is a case of under reinforced. under reinforced मतलब सरिया कम, समझ आए। ओवर reinforced का मतलब क्या होगा, सरिया ज्यादा, वो भी आप पढ़ोगे मेरे साथ। ओवर reinforced का मतलब होता है सरिया ज्यादा, लिखा है यहां तक। अब मैं पॉइंटर्स बनाने हैं आपके साथ यहां पर मैंने। if xu is less than xu limiting, लिख दिया ये आपने, ये लिखा आपने लाइन।
तो इसके पीछे इफ लगा देना. If xu is less than xu limiting, if xu is less than xu limiting, it is the case of under reinforced. 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 अगर आपका निकाला हुआ xu लिमिटिंग से कम है, इट इज द केस ऑफ अंडर रीइंफोर्स, विच मींस, लिखो उसके नीचे, विच मींस, अंडर रीइंफोर्स के नीचे लिखो, विच मींस, इसका मतलब हुआ इट रिजल्ट्स इन द टेंसाइल फेलियर. It results in the tensile failure. It results in tensile failure. It results in tensile failure. और एक चीज दिमाग में बिठा लो, 2 लाइनें दिमाग में बिठा लो, पूरी आरसीसी में काम आएंगी. जब पहले दिन पढ़ा था तो बोला था कभी भी स्टील अपने मैक्सिमम तक पहुंच ही नहीं पाता है, क्योंकि उसके मैक्सिमम तक पहुंचने से पहले ही आपका कंक्रीट क्रशिंग में फेल हो जाता है. वो एक्चुअल है, रियलिस्टिक बात. लेकिन अब जब ये आइडल कंडीशंस पढ़ रहे हैं, अगर सरिया कम है, जो चीज कम होगी वो फेल माना जाएगा. अंडर इनफोर्स का मतलब सरिया अंडर है, कम है, तो मतलब वो, और अगर सरिया फेल होगा तो वो कौन सा फेलियर बोला जाएगा? टेंशन फेलियर, या इसको एक और नाम दिया जाता है डक्टाइल फेलियर. डक्टाइल फेलियर, डक्टाइल फेलियर, डक्टाइल फेलियर. ऐसे इमेजिन करना, ये एक छत है, ये मेरा हाथ, ये मैंने सरिया बांधा हुआ है, मेरा हाथ ये जो है ये सरिया है, पूरा कंक्रीटिंग हुआ है, और अंडर इनफोर्स में फेल हो रहा है. तो कैसा दिखता है? अंडर इनफोर्स में सरिया कम है, तो सरिया इस लैंग्वेज के हिसाब से सरिया पहले पहुंच रहा है फेलियर की तरफ. जैसे सरिया फेल होगा तो वो टूटने लगेगा, तो वो आपका जो कंक्रीट छूटेगा, गिरेगा नीचे. तो उससे क्या आपको एक पहले इंडिकेशन हो जाएगी कि इट इज अ फेलियर, कुछ होने वाला है. लेकिन जब ओवर इनफोर्स का केस होता है, सरिया ज्यादा, सरिया बंधा रहेगा, सीधे एकदम से इमीडिएटली कंक्रीट गिर जाएगा, उसमें आपको वार्निंग भी नहीं मिलेगी. तो ओवर इन्फोर्समेंट में कभी आपको वार्निंग ही नहीं मिलेगी, वेब का वेब बंधा रह जाएगा ऊपर और कंक्रीट गिर जाएगा. इसमें क्या होगा? कंक्रीट टूटना चाहेगा, ब्रिटल हो रहा होगा, वो क्रैक्स देगा, हल्का फुल्का कंक्रीट गिरेगा, यू विल गेट एन आइडिया कि ये फेल की तरफ जा रहा है. मतलब इसके अंदर आपके पास वार्निंग आएगी. लेकिन जब ओवर इन्फोर्स्ड होता है, सरिया ज्यादा होता है, वो तो नहीं टूटेगा, कंक्रीट पहले फेल हो जाएगा, तो वो एकदम से इमीडिएटली गिर जाएगा नीचे. तो इसको हमने क्या बोला? अंडर इन्फोर्स के केस में ये कौन सा फेलियर होता है? टेंसाइल फेलियर, जिसको हम डक्टाइल फेलियर भी बोलते हैं. और हमें कैसे पता? आपको मैंने क्या बोला? एक्सयू, अगर एक्सयू लिमिटिंग से कम, जिस तरफ एक्सयू जाएगा वो चीज ज्यादा स्ट्रांग होगी. लिख दिया? अगला पॉइंट इसके नीचे मैं उस बॉक्स में लिखता हूं, वहां जाके अगला पॉइंट. इफ XU is greater than XU limiting, if XU is greater than XU limiting, if XU is greater than XU limiting, if XU is greater than XU limiting, then it is called, then the section is called, then the section is called over reinforced section. The section is called over reinforced section. Then the section is called over reinforced section, and it results in the compressive failure. And it results in the compressive failure. It results in compressive failure. It results in compressive failure, जिसको ब्रिटल फेलियर भी बोला जाएगा, जिसको ब्रिटल फेलियर भी बोला जाएगा. क्योंकि कंप्रेशन, कंक्रीट ब्रिटल फेलियर्स होते हैं, स्टील डक्टाइल फेलियर्स होते हैं. इसकी छोटी सी डायग्राम आप बना लो साइड पे, छोटी सी डायग्राम ऐसे दिखा दो. उसके बाद ये बनाया मैंने एक्सयू लिमिटिंग की लाइन, और ये मैंने नीचे बना दिया इसके साथ यहां पर एक मिनट, ये कलर चेंज हो गया, रुको चेंज कर देते हैं ताकि सेम लगे उधर और इधर का. ये मैंने बनाई XU लिमिट की लाइन, और ये मैंने नीचे दिखा दी इस बार, ये मैंने दिखा दी यहां पर XU की लाइन. तो आप देख सकते हो XU इस बार नीचे तक आया, यहां तक XU है, और ये आपका XU लिमिटिंग है.
इट्स अ केस ऑफ कौन सा हो गया? इतना भी पढ़ लोगे ना जितने मैं नोट्स बना रहा हूं, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। एफएम में वैरायटी होती है क्योंकि उसमें न्यूमेरिकल बनता है, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे, मैं गारंटी बोल रहा हूं। ढंग से नोट्स पढ़ लेना, आरसीसी के नोट्स प्रॉपर कोडल चल रहे हैं, ढंग से पढ़ लेना। ये लिख दिया केस, लिख दिया। तो जो आखिरी चीज थी, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तो अगर ये दोनों बराबर आ गए, अगर मेरा एक्सयू लिमिट के बराबर आ गया, अगर मेरा एक्सयू लिमिट के बराबर आ गया, उसे बोलते हैं हम क्या? बैलेंस सेक्शन। बैलेंस, उसमें दोनों एक ही टाइम पे फेलियर माने जाएंगे, मतलब कोई भी फेल हो सकता है ऐसे। तो लिख दो, उसके नीचे लिख दो सेक्शन इज कॉल्ड, ये आइडियल कंडीशन होती है, सेक्शन इज कॉल्ड बैलेंस सेक्शन। इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन। लिख दिया? इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन, इट इज कॉल्ड बैलेंस्ड सेक्शन। एक मिनट, ओके, इट इज कॉल्ड बैलेंस सेक्शन। आगे देखो, ये डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम बनी हुई है उसी को दिखा रहा हूं। ये डायग्राम गलत हो जाएगी, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको, ये गलत है। मैं यहां डायग्राम बना रहा हूं इसकी, ये यहां देखो, ये एक लाइन लिमिटिंग की, और यहीं पे एक और लाइन दूसरे कलर से, वो भी इधर ही दिखा दो, एक्सयू की। बना दिया? ओके, तीनों केस समझ आए? अगर आपका एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है तो क्या हुआ? ओवर। अगर आपका एक्सयू लिमिटिंग से कम है, अंडर। और अगर बराबर है तो? आपको कैसे पता चलेगा कि एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है? एक्सयू कैसे निकालोगे? कंप्रेसिव फोर्स इक्वल टू टेंसाइल फोर्स। क्या फॉर्मूला कंप्रेसिव फोर्स का? 0.36 FCK BXU इक्वल टू 0.87 FY AST। उधर से एक्सयू निकलेगा, हमें कैसे एक्सयू लिमिटिंग मिलेगा? हमें एक्सयू लिमिटिंग कैसे मिलेगा? हमारे पास ये कंडीशन है, यहां से एक्सयू लिमिटिंग मिल जाएगा। बात समझ आ रही है? लिंक करना सीखो चीजों को। एक्सयू लिमिटिंग यहां से मिलेगा, एक्सयू कहां से मिलेगा? एक्सयू मिलेगा हमें इस फॉर्मूले से, ये वाला बेसिक फॉर्मूला। और अगर ये वाला एक्सयू लिमिटिंग से कम है, अंडर इनफोर्स्ड, अगर बराबर है, ओवर इनफोर्स्ड, और अगर बराबर बोल दिया, ज्यादा है तो ओवर इनफोर्स्ड, अगर बराबर है तो बैलेंस्ड। अच्छा, हमारी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए इस स्टेज पे? हमारी प्रेफरेंस होनी चाहिए स्ट्रक्चर को अंडर इनफोर्स रखें, क्योंकि अंडर इनफोर्स में हमें वार्निंग मिल जाती है, ओवर इनफोर्स में हमें पता ही नहीं चलेगा। ऑल्दो मैंने ये भी पिछले लेक्चर में बताया कि कभी स्टील पहुंचता नहीं है मैक्सिमम पे, वो एक्चुअल लाइन है, बट फिर भी आइडियली ये चीजें पढ़ रहे हैं तो हमारी कोशिश होनी चाहिए हम स्ट्रक्चर को क्या रखें? अंडर इनफोर्स्ड, क्योंकि अंडर इनफोर्स में हमें पता चल जाएगा फेलियर किस टाइम पर हो रहा है। और लिखना कुछ नहीं अभी, क्योंकि आप ये पढ़ चुके हो, कंप्लीट हो चुका है। आखिरी चीज, और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अगली चीज वो ये कहता है मूवमेंट कैसे निकालेंगे। व्हाट इज द बेसिक मूवमेंट? क्या होता है मूवमेंट? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। पढ़ चुके हो, मुझे सिर्फ अप्लाई करवाना है। क्या होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस की बात करें, ये आज हमने सबसे पहले पढ़ा। इधर ध्यान देना सब लोग, ऑनलाइन में भी इस पे डायग्राम पे ध्यान। पढ़ा आज हमने, ये कौन सी फोर्स है? ये कौन सी फोर्स है? और इस फोर्स का ये बन रहा है यहां पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और इसका डिस्टेंस क्या परपेंडिकुलर? लीवर आर्म। और इसके लिए टेंसाइल के लिए भी यही बन रहा है परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
तो अगर मुझे मूवमेंट निकालना है तो मुझे कंप्रेसिव, अगर कंप्रेशन वाली साइड से निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्रेसिव फोर्स इनटू लीवर आर्म। और अगर मुझे इस साइड से निकालना है तो मुझे टेंसाइल फोर्स इनटू लीवर आर्म। सर को किस साइड से निकालना है, कैसे निकालना है, वो नहीं अभी मैंने बताया, वो आपको खुद समझ आ जाएगा। पहले ये है मूवमेंट कैसे निकालते हैं, सर फोर्स इनटू क्या, लीवर आर्म। अब मैं लिखना नहीं अभी, पहले समझ लेना, यहां पर पॉइंट की तरफ चलते हैं अगले। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं यहां पर ये चीज कि हाउ टू कैलकुलेट, लिख दो हेडिंग, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट। मूवमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट, या इसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे भी बोलते हैं, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। ध्यान से लिखना सभी लोग, हाउ टू कैलकुलेट मूवमेंट या मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बोला जाता है। बोर्ड पे ध्यान, सब लोगों का इधर ध्यान। ये अगर आपको निकालना है मूवमेंट, ध्यान से देखना, ऑफ रेजिस्टेंस, एक तरीका हो गया, कंप्रेसिव फोर्स को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, लीवर आर्म से। चलो करो मेरे साथ एक बार, कंप्रेसिव फोर्स 0.3, एक मिनट, 0.36 FCK BXU इंटू D माइनस 0.42 XU आ गया। अगर यही चीज अगर मुझे मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस टेंसाइल वाली साइड से निकालनी होती तो मैं लिखता टेंसाइल फोर्स इनटू क्या, लीवर आर्म। बताओ टेंसाइल फोर्स कितनी है, 0.87 FY AST, और लीवर आर्म कितना है, D माइनस 0.42 XU। समझ आया, क्या ये फॉर्मूला समझ आया? मैं इनके ऊपर ये मार्किंग कर देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये है लिवर आर्म और ये है इसका कंप्रेसिव फोर्स। दोनों चीजें आज पढ़ी, सब आपके नोट्स पे लिखा है, सिर्फ नोट्स रिवाइज करना, क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है। एफएम के क्वेश्चन लगाओ, इसके अभी नहीं मत लगाना, इसके सिर्फ नोट्स को पहले कॉन्सेप्ट बना लो। इसका एक ही चैप्टर जब आप खत्म होगा आपके बल्क क्वेश्चन बन जाएंगे, तब कर लेना। ये समझ आया, 0.36 FCK BXU D माइनस 0.42 XU, और उस तरफ से निकालेंगे तो क्या है, उस तरफ से निकालेंगे तो क्या है, 0.87 FY AST माइनस ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU। कोई भी ऐसी टर्म इनमें से दोनों फॉर्मूला में जो आपको नहीं पता हो, बताओ पहले, कोई एक ऐसी टर्म जो आपको नहीं आइडिया हो, जो नहीं सुना हो, सब पता है? अब मुझे बताओ, आंसर देना, आप लोग भी दे सकते हो, ऑनलाइन वाले भी आंसर देना। आपको आंसर नहीं आया बड़ी देर से, इधर कौन सा XU पुट किया जाएगा? हाँ, ज्यादा बोल रहे, पहले वाला मतलब XU। मेरा क्वेश्चन फिर से सुनो एक बार, टाइम लो, ऑनलाइन वाले भी सोचना इसका आंसर। XU कौन सा सब्स्टिट्यूट किया जाएगा, बताओ? वही जो कैलकुलेट XU जो हमारा है 0.36 वाला, यही पे हमने आज एंड करना है, यही चीज सिखानी है आपको। XU कौन सा आएगा यहां पर? हम अपनी मर्जी से XU नहीं डाल सकते, इधर वही XU आएगा, उसके लिए मुझे ये पैरामीटर्स चेक करने हैं। अगर मेरा XU लेस देन XU लिमिट है, सुनते रहना, तो वो कौन सा केस है, अंडर इनफोर्स, अंडर इनफोर्स है, उस केस में यहां पर ये वाला XU पुट हो जाएगा। लेकिन अगर मेरा XU इक्वल टू XU लिमिटिंग है, जिसमें क्या होता है, बैलेंस सेक्शन वाला केस, इस केस में कोई भी पुट करो वो तो सेम ही होगा। लेकिन अगर मेरा XU ग्रेटर देन XU लिमिट आ रहा है, जो कौन सा केस है, ओवर रीइंफोर्स का, अब क्या करेंगे, अब कौन सा पुट करेंगे? अब इसको नहीं पुट करेंगे, क्योंकि इससे आगे तो हम जा ही नहीं सकते ना, ये हमारी लास्ट लिमिट है। हम ये बता पाए, सुनना इस चीज को, ये बड़ा कॉन्सेप्चुअल बात बोल रहा हूं मैं। अगर हमारा XU लेस देन XU लिमिटिंग था तो हमने इस XU को यहां पुट करके बता दिया हमारे स्ट्रक्चर ने कितना मूवमेंट रेजिस्ट किया। अगर हमारा XU लिमिटिंग के बराबर है तो कोई भी पुट करो, सेम ही बात है। लेकिन अगर हमारा XU लिमिटिंग से ज्यादा है, हमारे स्ट्रक्चर के पास यही है कि इससे ज्यादा वो रोक नहीं सकता था, लेकिन अगर ज्यादा आ गया, अगर आप ये वाला XU पुट कर दोगे ना, तो वो आपको बता देगा कि एक्चुअल में कितना लग रहा था टोटल। वो हमें उससे मतलब नहीं, हमें मतलब है रेजिस्ट कितना कर सकता है, इससे ज्यादा तो वो रेजिस्ट कर ही नहीं सकता। ये तो फेलियर वाला आंसर हो गया।
तो इस केस में भी हमने कौन सा एक्सयू पुट करना होता है, एक्सयू लिमिटिंग। ऐसे नहीं लिखना, ये तो मैंने शॉर्टकट बताया, मैं पॉइंटर बनाऊंगा। बात समझ में क्या बोल रहा हूं? अंडर इनफोर्स का केस हुआ तो योर एक्सयू विल बी लेस देन क्या, एक्सयू लिमिटिंग, तो यही पुट हो जाएगा। बैलेंस का केस हुआ तो एक्सयू जो एक्सयू लिमिटिंग है, ये कुछ भी डालो सेम ही बात है। लेकिन अगर ओवर इनफोर्स का केस है, अगर आपका एक्सयू एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है, आप इसको नहीं पुट करोगे, क्योंकि इस लिमिट से ज्यादा वो मूवमेंट रेजिस्ट कर ही नहीं सकता, तो यही पुट किया जाएगा। क्या ये बात समझ आई? तो चाहे बराबर हो चाहे बड़ा हो, दोनों केस में एक्सयू लिमिटिंग ही यूज होना है, लेकिन लेस देन में एक्सयू यूज होगा। बात समझ आई? पॉइंटर बनाओ। पहला बिल्कुल सही लिखा इकबाल आपने, ऑन द बेसिस ऑफ, बिल्कुल सही। ओके, पॉइंटर नंबर वन, पॉइंटर नंबर वन, if xu is equal to xu limiting, pointer number one, if xu is equal to xu limiting, if xu is equal to xu limiting, then moment of resistance is, then moment of resistance is, if xu is equal to xu limit, then moment of resistance is, बनाओ मेरे साथ फॉर्मूला, लिखो मेरे साथ, 0.36 FCK B, आगे मैं पेन चेंज करके खुद जान के कर रहा हूं, XU लिमिट, ऐसे लिखा, फिर वापस से उसी पेन पे आ गया, ब्रैकेट D माइनस 0.42, फिर पेन चेंज, ताकि वो याद रहे आपको, XU लिमिट। ये समझ आया मैंने क्या लिखा? इसमें किसी को कोई डाउट? लिखो फिर जल्दी से। और अगर टेंसाइल वाली साइड से बनाऊंगा फॉर्मूला तो बताओ क्या बनेगा, 0.87 FY AST, ये भी लिमिट वाला आएगा, AST भी मैक्सिमम लिमिट वाला आएगा, बट चलो वो अभी उसके बारे में हमने बात ही नहीं की। ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU, कौन सा, लिमिट वाला। इनको हाईलाइट कर देता हूं, ये भी अलग है और ये भी अलग है। ये स्टेप समझ आया? ऐसे पॉइंटर बनाएंगे। न्यूमेरिकल निकालने मत बैठ जाना, इसके टाइम वेस्टेज है, वो बिल्कुल नहीं रिक्वायर्ड है। हो गया? ओके, लिख दिया सबने, एक्सयू इज दिस। अब दूसरा लिखो, इफ एक्सयू इज लेस देन एक्सयू लिमिटिंग, if xu is less than xu limiting, if xu is less than xu limiting, xu is less than xu limiting, अंडर रीइंफोर्स का केस, फॉर्मूला बनाओ, 0.36 FCK B नॉर्मल XU, ब्रैकेट D माइनस 0.42 XU, लिखो। लिख दिया? और ये XU कौन सा है, ये वाला XU और ये XU सेम है, क्लियर? और तीसरा केस, तीसरा केस बनाओ मेरे साथ, इफ XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट, इफ XU इज ग्रेटर देन XU लिमिट, तो फॉर्मूला मेरा MOR का बनेगा 0.36 FCK B, क्या बनेगा इसके आगे,
एक्स यू कौन सा, लिमिट ब्रैकेट डी माइनस 0.42 एक्स यू लिमिट। हो गया। किसी भी केस में एक्स यू लिमिट से ज्यादा नहीं जाएगा, किसी भी केस में वो एक्स यू लिमिट से ज्यादा नहीं जाएगा। लिखा? ये जितना हमने आज पढ़ा ना, इस टॉपिक का नाम है, इधर सुनो सर, ये नीचे थे, ये न्यूट्रल एक्सिस था आपका, और जब आपके रीइंफोर्समेंट नीचे होता है इसे बोलते हैं हम सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस। क्या बोलते हैं? सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस। तो आज के जो हमारा लेक्चर का हेडिंग रहेगा दैट विल बी सिंगली रीइंफोर्स। ये हमने जितना एनालिसिस पढ़ा, ये किसका पढ़ा अभी हमने? सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस का। सिंगली का मतलब ये हुआ कि जो रीइंफोर्समेंट है वो सिर्फ आपके न्यूट्रल एक्सिस के बॉटम पे मिलेगा। आपको कहां मिलेगा? बॉटम पे मिलेगा। इज दैट क्लियर? क्या यहां मिलेगा तो उसको डबली बोलेंगे, उसके लिए भी थोड़ी पेशेंस रखना, सब होगा सिंगली। तो सिंगली रीइंफोर्स के लिए अगर ये लाइन आ जाए पेपर में, सुनो ध्यान से सभी, सिंगली रीइंफोर्समेंट की ये लाइन आ जाए, अगर सिंगली के केस में एक्सयू मेरा एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है, सिंगली केस में एक्सयू मेरा एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है, तो हमने बोला हम उस एक्सयू के लिए नहीं सॉल्व कर सकते, तो हमें लिमिटिंग ही लेना है। बट अगर हमारा एक्सयू, सुनते रहना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात पे एंड कर रहा हूं, अगर हमारा एक्सयू एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है, इसका मतलब तो ये हुआ ना कि हमारा, अगर ये बॉक्स था, ये न्यूट्रल एक्सिस था, ये लिमिटिंग वाला न्यूट्रल एक्सिस था, तो जो हमारा न्यूट्रल एक्सिस है वो तो नीचे है, मतलब नीचे सरिया ज्यादा है। और हमने क्या बोला? ओवर रीइंफोर्स वाला जो केस होता है वो रिस्की है। हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि ओवर रीइंफोर्स ना हो। तो हमारी कोशिश होगी कि आहिस्ता आहिस्ता ऊपर वाले पोर्शन को क्या करे, भारी करे, ताकि न्यूट्रल शिफ्ट होके ऊपर आ जाए। मैं रिपीट कर रहा हूं, लाइन फिर से सुनना अगर मिस की तो। ओवर रीइंफोर्स के केस में मेरा जो न्यूट्रल एक्सिस है वो लाइन के नीचे, मैंने बनाई है ना पीछे डायग्राम, प्रॉपर डायग्राम से देखो ओवर रीइंफोर्स की, ये देख लो यहां पर, ये देखो इस डायग्राम को समझो। रुको एक मिनट, प्रॉपर इसी डायग्राम पे आते हैं, बैक करते हैं यहां से। चलो ये देखो यहां पर समझना, ओवर रीइंफोर्स के केस में ये मैंने बनाया एक, ये यही चीज पे मैं एंड करूंगा टॉपिक को। ये था मेरा, मान लो आप एक्सयू लिमिट, एक्सयू लिमिट, और ये थे आपके बार्स, ये आ गई इसकी लाइन, और जो आपका ओरिजिनली चल रहा था एक्सयू, इस केस में मान लो यहां था, दिस वाज योर एक्सयू। तो आप देख रहे थे और ये केस बना कि सर एक्सयू इज ग्रेटर देन क्या आ रहा है? एक्सयू लिमिट। और साथ ही साथ ये टॉपिक क्या चल रहा है? सिंगली रीइंफोर्स्ड, सिंगल रीइंफोर्स। हमारी कोशिश, पहले तो ये समझो, अच्छा अगर नीचे है तो मतलब नीचे वाली जगह जो है वो भारी है, मतलब ये सरिया ज्यादा डला है, और सरिया ज्यादा डला है मतलब ये तो हमारे लिए सेफ नहीं है, रिस्की, इकोनॉमिकली भी नहीं रहता। तो हमें क्या करना है? इसको लाइन को ऊपर लेके आना है। ऊपर तभी लाया जाएगा जब इस पार्ट को भारी बनाएंगे। तो अगर आपका सिंगली रीइंफोर्स्ड सेक्शन, उस केस में एक्सयू आपका एक्सयू लिमिट को क्रॉस कर रहा है, तो वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। उसको सेफ बनाने के लिए हमें उस स्ट्रक्चर को क्या करना पड़ता है? ओवर रीइंफोर्स करना, सॉरी ओवर नहीं, डबली रीइंफोर्स करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? डबली रीइंफोर्स करना पड़ता है। डबली रीइंफोर्स का मतलब कि ऊपर की तरफ आपको रीइंफोर्समेंट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। फिर ये डाउट आता है यार, ऊपर तो कंप्रेशन था, डबली सरिया तो इतना स्ट्रांग नहीं होता कंप्रेशन में, इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट फिर भी वो अपनी थोड़ी बहुत कंट्रीब्यूशन कर देता है, जिससे ये वाला पोर्शन स्ट्रांग हो जाता है। इसका मतलब इन द केस ऑफ सिंगली, आपका जब तक एक्सयू लिमिटिंग से कम है तो कोई दिक्कत नहीं, आपका जब तक एक्सयू बराबर है एक्सयू लिमिटिंग से कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही आपका एक्सयू अगर एक्सयू लिमिट को क्रॉस कर गया, तो मतलब अब वो स्ट्रक्चर को आपको सेव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको डबली करना पड़ेगा।
तो अगर इस तरह से ऑब्जेक्टिव बनाता है पेपर में, डबली रीइंफोर्स की नीड कब पड़ती है, तो आंसर क्या दोगे? जब हमारा स्ट्रक्चर में एक्सयू की वैल्यू एक्सयू लिमिटिंग से ज्यादा है, इट्स अ केस ऑफ क्या, ओवर रीइंफोर्स। तो ओवर रीइंफोर्समेंट को ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर को क्या बनाएंगे, ये सब लिखवाऊंगा मैं, डब्ल्यू की जब हेडिंग चलेगी लिखवाऊंगा, बट कॉन्सेप्ट दिमाग में बिठा रहा हूं। क्या ये बात समझ आई? आज का कंक्लूजन करूं अगर मैं, आंसर आप लोग दोगे। पूरी कहानी आज घूमी है तीन चीजों के आसपास। पहला, कंप्रेसिव फोर्स टेंसाइल फोर्स से, वो आता होगा तो आगे की कहानी चल पड़ेगी। 0.36 FCK BXU, 0.87 FY AST, इसकी मदद से हम XU निकाल सकते हैं। उसके बाद हमने सीखा XU लिमिटिंग 0.53, 0.48, 0.46। उसके बाद हमने कहा कि अगर मुझे कोई पूछेगा कि यार XU के बेसिस पे देख के कौन सा सेक्शन अंडर रीइंफोर्स, कौन सा ओवर, कौन सा बैलेंस, तो हमने कहा अगर XU हमारा लेस देन XU लिमिटिंग है अंडर, बराबर है लिमिटिंग, ग्रेटर है तो ओवर रीइंफोर्स्ड। फिर हमने क्या बोला, मूवमेंट निकालने जा रहे हैं। अगर मैंने मूवमेंट निकाली और वो मूवमेंट मेरी, अगर मेरा XU लिमिटिंग से कम है, तो मैं मूवमेंट में XU कौन सा यूज करूंगा, नॉर्मल XU वाला। अगर मेरा XU और XU लिमिटिंग बराबर है, तो मैं मूवमेंट जो निकालूंगा वो किससे निकालूंगा, आपके लिमिटिंग वाले से, क्योंकि सेम ही होंगे दोनों। और अगर ज्यादा है तब भी मैं किससे निकालूंगा, लिमिटिंग से, क्योंकि वो लिमिटिंग से आगे जा ही नहीं सकता। तो इसको अगर सेव करना है, जो हमने अभी मैंने पीछे बात की कि अगर मेरा ओवर इन्फो स्ट्रक्चर है उसको सही करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को डबली। और ये पूरी कहानी जो हम आज पढ़ रहे थे, ये किस कैटेगरी में आती है, सिंगली रीइंफोर्स के अंदर। क्या बात समझ आई? कल हम जब पढ़ेंगे ये फॉर्मूलाज पे, आपको फिर बता दूं कोई न्यूमेरिकल नहीं आएगा। कल मैं जो सिखाऊंगा वो आपको सिखाऊंगा MU लिमिट कैसे निकालते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। बाकी चीजें सिर्फ रिवाइज करो, इसको सिर्फ इतना ही पढ़ो जितना मैं क्लास नोट्स में करवा रहा हूं। जिनके पास टाइम कम लगता है, जिनको FM पे जितना फोकस कर सकते हो करो, उसके MCQs छोड़ने नहीं है आपने। जब इसका टाइम आएगा खुद बोलूंगा। अभी इसमें मुझे एक टॉपिक और करवाना है आपको, ये लिमिटिंग वाला, डब्ल्यू वाला। देन जब ये खत्म होगा LSM पूरा, तब आप इसके क्वेश्चंस लगाना। अभी टीम बीम भी पढ़ना है इसमें, वहां से भी क्वेश्चन आता है, तो उसके बाद जाके आपने फिर चीजों को समझना है। क्लियर है यहां तक? कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं इनसे पूछ लेता हूँ कोई डाउट है तो। ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट, कोई पॉइंट रिपीट करना है, जल्दी बोलो बोलो। रियल लाइफ में तो आज के टाइम पे सिंगली करते ही नहीं है, तुम कोई भी स्ट्रक्चर उठाओगा डबली ही होगा। तो जब शुरुआत हुई थी स्ट्रक्चर्स की तो सिंगली से शुरू हुआ, नीचे डालेंगे। आज के टाइम में तुम प्रैक्टिकली बोलोगे नो सिंगली रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये अभी उतर के जाना, साइड पे साइड बन रही है, कॉलम्स बन रहे हैं, उधर देखो जाके सब बीम बना रहे हैं, वो सब डबली है। ऊपर भी सरिया नीचे भी सरिया होगा, बाकी तो स्टिरप्स होते हैं। तो आज के टाइम पे आपको सिंगली मिलेगा ही नहीं, ये चीज है ही नहीं, क्योंकि सिंगली से बेटर है डबली में बहुत एडिशनल फीचर्स भी हैं, वो आपको सीखोगे जब आप मूवमेंट उसकी बनाना। ऑल क्लियर? क्लियर है सबको? ठीक है, एनी डाउट? ठीक है, बाकी लोग अपना फ्लूइड मैकेनिक्स का पार्ट 2 जो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है वो एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके।